अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फेज़ सेकंड ऑफ टेस्ट सीरीज़ एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा टेस्ट नंबर 8 था। तो इस टेस्ट में जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर थे। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A and B are 2 points on a uniform ring of resistance are. The angle ACB is 90 where C is the center of the ring. The equivalent resistance between points A and B is. आपके पास बच्चों एक रिंग है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस R है। क्वेश्चन क्या है, वो है वह रिंग जिसकी टोटल रेजिस्टेंस R है। अब हमने इस पे कुछ पॉइंट सिलेक्ट किए हुए हैं। वी हैव सिलेक्टेड पॉइंट्स A एंड B, और ये मान लो A है, ये मान लो पॉइंट B है, और सेंटर वाला पॉइंट जो है वो बच्चों C बताया गया है। अब हमें बताना A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या होगी। चूंकि ये रिंग का क्वार्टर है 1/4, अगर टोटल रिंग की रेजिस्टेंस है R तो ये वाले हिस्से की रेजिस्टेंस होगी R/4, और जो बचा हुआ 3/4 पार्ट है इसकी रेजिस्टेंस होगी बच्चों 3R/4। नाउ अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, सो नेट रेजिस्टेंस होगी प्रोडक्ट बाई सम, यानी R इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा ये इनका प्रोडक्ट होगा, यानी R/4 इंटू 3R/4 प्रोडक्ट बाई सम आएगा बच्चों R/4 प्लस 3R/4। राइट, तो हमारा ये आंसर जो आएगा इट इज सिंपली 3R² R/4 प्लस 3R/4 बच्चों R होता है तो R कैंसिल हो गया, सो आपका आंसर जो आएगा दैट इज 3R/16, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3R/16। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो था, a current of 5 ampere is passing through a metallic wire of cross sectional area. This if the density of the charge carriers is this, we have to find the drift velocity. तो ये वाला क्वेश्चन जो बच्चों ये आपको बोनस मिलने वाला है, क्योंकि ये वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था। यहाँ पे एक्चुअली 5 × 10⁻26 था, तो मिस प्रिंट के कारण जो है 10⁻36 आया हुआ है। तो अगर हम 10⁻26 मान के चलेंगे तो उस हिसाब से आंसर जो हमारा आएगा, हम जानते हैं देयर इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू ENE/VD। तो बच्चों हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही निकालनी थी, तो VD का वैल्यू जो हमारा आएगा दैट इज सिंपली I/ENA। राइट, तो करंट का वैल्यू बच्चों दिया गया है दैट इज 5 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 5 into 10 to the power 26 बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली इसकी करेक्शन है क्वेश्चन में, बस इस एक सवाल की करेक्शन है। सो 10⁻26 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारा है दैट इज 4 into 10 to the power minus 6। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये 5 आपका कैंसिल हुआ, ये बन जाएगा 1.6 into 4 हुआ 6.4 into 10 to the power 19 और 6 हुए 5, सो 10⁻1 यानी 1/64। सो 1/64 विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा है दैट इज 1/64, बट आई रिपीट ये वाला क्वेश्चन आपको बच्चों बोनस मिलने वाला बिकॉज इसमें थोड़ी करेक्शन थी बस इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। Kirchhoff's junction law follows from the conservation of charge. As you know, Kirchhoff's current law it is associated with the conservation of charge. And Kirchhoff's loop law यानी voltage law जिसका नाम है loop law that follows from the conservation of energy, ये भी हम जानते हैं कि conservation of energy के ऊपर बेस्ड है। सो दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास बच्चों एक रॉड है जिसका टोटल चार्ज है Q। सिंपली क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास बच्चों एक रॉड है, वो है रॉड, इसकी टोटल लेंथ दी गई है L, और ये चार्ज रॉड है। राइट, इस पे चार्ज जो है टोटल चार्ज बच्चों क्यों दिया गया है, इसको अब घुमाया जा रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी, एक एंड के अबाउट इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है। हमें बताना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे इस रॉड पे जितना भी चार्ज है, हर एक चार्ज अपने अपने सर्कल में घूम रहा होगा, हर एक चार्ज अपने अपने सर्कल में घूम रहा होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा एलिमेंट लिया, x की दूरी पे लिया, और इस एलिमेंट की थिकनेस हम बच्चों dx रखेंगे। तो इस dx में कितना चार्ज होगा, पहले चार्ज निकालेंगे। देखो बच्चों पूरी लेंथ का चार्ज है Q, है ना, पूरी लेंथ का चार्ज है Q, यूनिट लेंथ का चार्ज होगा Q/L, और ये dx लेंथ जो है इसका जो हमारा चार्ज होगा दैट इज सिंपली Q/L इंटू dx। राइट, सो ये छोटा सा चार्ज यहाँ पे जो छुपा हुआ है ये चार्ज है Q/L इंटू dx। राइट, इसको मैं d क्यू चार्ज नाम दे सकता हूँ, दिस इज स्मॉल चार्ज। अब जब ये रॉड घूमेगी तो ये वाला चार्ज अपने सर्कल में घूमेगा और इस सर्कल का रेडियस होगा r। तो ये वाला चार्ज जो है जब ये सर्कल में घूमेगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, स्मॉल डाइपोल मोमेंट जो हमारा होता है बच्चों, ठीक है, दैट सिंपली करंट इनटू एरिया।
तो करंट होगा चार्ज बाई टाइम, चार्ज के बदले आप लिखेंगे Q बाई एल इंटू डी एक्स, और टाइम से बच्चों डिवाइड करना है, वो टाइम मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट टाइम t, और एरिया इस सर्कल का एरिया आएगा पाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये वाली चीज जो है, अगर हम टाइम देखेंगे, टाइम तो दिया नहीं है बट वी नो दैट टाइम इज 2 पाई बाई ओमेगा, सो टाइम का वैल्यू डालेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, वो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, यानी Q ओमेगा dx डिवाइड बाई एल, और सच में यहाँ पे आएगा 2 पाई, और ये बच्चों हमारा आया पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई पाई यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, सो ये सिंपली हमारा जो आंसर आया इट इज Q ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2l इंटू डी एक्स। ये आया एक छोटे से एलिमेंट का डायपोल मोमेंट। अब अगर हमें टोटल डायपोल मोमेंट निकालना, हम इन्हीं डायपोल मोमेंट्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सो टोटल डायपोल मोमेंट जो हमारा आएगा, इसी चीज को बच्चों इंटीग्रेट कर लो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ Q ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। एक्स का लिमिट देना, एक्स का इनिशियल लिमिट बच्चों 0 देंगे, और लास्ट वाला एलिमेंट जो यहाँ पे सिचुएटेड है उसके लिए एक्स का वैल्यू l होगा, यानी लिमिट्स जाएंगे फ्रॉम 0 टू l, 0 से लेके l तक आपको सारे एलिमेंट्स का डायपोल मोमेंट निकालना है, तो लिमिट जाएगा फ्रॉम 0 टू l, राइट। तो यहाँ पे जो है डायपोल मोमेंट जो हमारा आएगा इट इज Q ओमेगा बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा L क्यूब बाई 3, राइट। सो एक्स क्यूब बाई 3, बेसिकली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, लेकिन जब हम लिमिट देंगे 0 टू L तो आएगा L क्यूब बाई 3, तो हमारा आंसर जाएगा इट इज Q ओमेगा L क्यूब डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इज 6, और यहाँ पे अपना L भी तो था, ये L मैं साथ चला रहा हूँ, ये बच्चों हम साथ चला रहे हैं, ये वाला L साथ चल रहा है, तो नीचे भी L है बच्चों, एक L कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा इट इज Q ओमेगा L square by 6. So this is the dipole moment. Q omega L square by 6 will be the net dipole moment. यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, हम रॉड को घुमा रहे हैं, हमें बताना रॉड का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लो, एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज निकालो, फिर उसका डाइपोल मोमेंट निकालो करंट इनटू एरिया, फिर उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट है इस छोटे से एलिमेंट का सारी रॉड का डाइपोल मोमेंट होगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। We have to find the current I5, हमें I5 निकालना, ये बच्चों I1, I2, I3, I4, I5 ये वाली करंट हमें निकालनी। तो ये वाली करंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि बैटरी में से कितनी करंट निकल रही है। वो कैसे निकलेगी, हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो बच्चों ये दो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, यानी प्रोडक्ट बाई सम पैरेलल है, 6 इंटू 3 इज 18 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इज 9, 18 बाई 9 इज 2, यानी ये दो का पैरेलल इक्विवेलेंट बच्चों 2 आएगा, इन दो का पैरेलल इक्विवेलेंट 2 आएगा। वो 2 बच्चों फिर सीरीज में आएगा, हुआ 4, वो 2 और ये 2 सीरीज में हुआ 4, वो 4 पैरेलल में वापस 2 बन जाएगा, वो 4 पैरेलल में वापस 2 बन जाएगा। यानी अगर हम इसका पूरा देखेंगे, ये बच्चों 2 आया, और ये सारी चीज की रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे, ये सारी चीज आएगी 2 और 2 सीरीज में बच्चों 4 होता है, इसकी रेजिस्टेंस 4 हो गई। अब वो 4 और 4 किस में है, पैरेलल में है, 4 पैरेलल में 2 हो गया, 4 पैरेलल में 2 हो गया, वो 2 सीरीज में हो गया 4, यानी नेट रेजिस्टेंस जो है वो 4 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 है। अब आप ही बताइए बैटरी में से कितनी करंट निकलेगी, करंट होगी V बाय R इक्विवेलेंट, है कि नहीं। V आपका 16 है, R इक्विवेलेंट 4 है, तो बैटरी में से 4 एम्पियर का करंट निकला, यानी यहां से 4 एम्पियर करंट आई। अब यही 4 एम्पियर करंट जब यहां जाएगी, इसके 2 बराबर हिस्से होंगे। बराबर क्यों होंगे, बिकॉज ये बच्चों 4 है और ये टोटल भी 4 ही आया है, 2 इक्वल रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो रही है, यानी यहां से हाफ करंट जाएगी, यहां से हाफ जाएगी, और टोटल करंट हमारी 4 आई है। इसका मतलब यहां से बच्चों 2 एम्पियर करंट जाएगी, यहां से 2 एम्पियर करंट जाएगी। अब यही 2 एम्पियर यहां पहुंची, ये 2 एम्पियर फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, यानी यहां पे जो डिवाइड होने वाली करंट है वो 2 एम्पियर है, वो इन 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, यानी 6 और 3 में। अब यहां पे बच्चों करंट डिवाइडर रूल लगेगा, राइट। तो ये 6 है, ये 3 है, तो यहां से आने वाली करंट कितनी है, 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर करंट। अब हमें बताना है कि यहां से कितनी करंट जाएगी, वी हैव टू फाइंड दिस करंट। तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, यानी करंट जो आती है, करंट आई दैट इज ऑपोजिट रेजिस्टेंस, यानी 6 डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी 6 प्लस 3 इनटू बच्चों इनकमिंग करंट दैट इज 2। तो ये आंसर आएगा 6 बाई 9 इंटू 2, राइट। सो 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो आपका आंसर जो आएगा इट इज 4 बाई 3 एम्पियर, यानी यहां से आने वाली करंट जो है दैट इज 4 बाई 3 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन।
सो आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो समझ आई हो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बेसिक है। ये दो पैरेलल में 6 और 3 पैरेलल में बच्चों 2 हुआ, वो 2 2 सीरीज में 4 हुआ, वो 4 4 पैरेलल में 2 हुआ, वो 2 और 2 सीरीज में 4 हुआ, टोटल रेजिस्टेंस आई 4। करंट जो निकलेगी वो होगा वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट, यानी 16 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 आई, 16 बाई 4 4 एम्पियर, यानी 4 एम्पियर का करंट निकला। जब 4 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगी वो बच्चों दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी, बिकॉज ये भी 4 ओम रेजिस्टेंस है और ये सारा भी 4 है। तो करंट के दो इक्वल हिस्से होंगे, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, ये 2 वाला एम्पियर फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ पे फिर इसके दो हिस्से हो जाएंगे। सो 2 एम्पियर के लिए मैंने करंट डिवाइडर रूल लगा के आंसर जो आपका आया दैट इज 4/3 एम्पियर। आई होप कि आपको समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज दिस। करंट सेंसिटिविटी दी गई है और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी दी गई है। हमें बताना है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आपको ये बच्चों पता होना चाहिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है इट इज सिंपली करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस। बेसिक प्रॉब्लम है। सो अब हमें कुछ नहीं कहें, क्वेश्चन पूछ रहा है रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस होगी करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। अब करंट सेंसिटिविटी हमारी जो है वो दी गई है कितना, 25 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी 25 डिवीजन पर मिली एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी दी गई है 125 डिवीजन पर वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर ओम्स में है, तो ये मिली नहीं आना चाहिए। इस मिली को खत्म करेंगे, मिली मीनस 10⁻³ वो 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ बना, यानी 25 इंटू 10⁻³ यहाँ पे बच्चों आया डिवीजन पर एम्पियर, डिवाइड में 125 यहाँ पे आया डिवीजन पर वोल्ट, राइट। तो डिवीजन डिवीजन आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आएगा, सो बच्चों ये बन जाएगा 25 इंटू 1, 25 इंटू 5, ये 1000/5 आ गया, 1000/5। और यहाँ पे वोल्ट पर एम्पियर ओम हो गया, राइट। सो 1000/5 जो है दैट इज 200 ओम, यानी इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस जो होगी दैट विल बी सिंपली 200 ओम, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, इफ पावर इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर है मैक्सिमम, देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, राइट। तो देखिए आपने अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है एक सेल से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो। तो पहली चीज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये तो सही है। इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है पावर R में कितना पावर होगा, इनपुट पावर कितना होगा और एफिशिएंसी कितनी होगी, राइट। तो अगर हम बच्चों देखेंगे, सबसे पहले अगर हम करंट निकालेंगे, इस सर्किट में करंट जो होगी, इस सर्किट में करंट होगी ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ है ई डिवाइड बाई, चूंकि ये दो रेजिस्टेंसेस अब बराबर है तो मैं R प्लस R यानी 2R लिखूंगा। सो करंट होगी E बाई 2R के बराबर, राइट, बिकॉज स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। ओके, अब ये करंट आई। अब हम अगर हम इसमें पावर देखना चाहते हैं, आउटपुट पावर जिसको हम कहते हैं आउटपुट पावर, वो आएगा बच्चों I² R के बराबर, राइट। सो करंट का वैल्यू है E, इसका स्क्वायर लेना है, ये बन जाएगा E² बाई 4R इंटू R, ठीक है, डिवाइड बाई 4R² इंटू R, इसको स्क्वायरिंग करना है इंटू R, R कैंसिल हुआ, यानी पावर आया E² बाई 4R के बराबर। ये आपका आउटपुट पावर मिल गया, राइट, ये आउटपुट पावर आपका आ गया। अच्छा, इसके बाद अब देखिए आउटपुट पावर E² बाई 4R, सो ये भी सही है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आउटपुट पावर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इनपुट पावर निकालो। इनपुट पावर का मतलब है पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी। आउटपुट पावर में सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेनी पड़ती है, लेकिन इनपुट पावर में पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस लेनी पड़ती है। तो बच्चों जो इनपुट पावर आपका होगा, इनपुट पावर होगा I² इंटू R प्लस R, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अब तो I² फिर से कर लेंगे, ये बन जाएगा बच्चों E² बाई 4R²। चूंकि R और R आपस में बराबर है तो ये 2R आएगा, ठीक है, एक R कैंसिल हुआ, सो ये 2 इधर आया, यानी आंसर इज E² बाई 2R, E² बाई 2R। ये भी आपका सही है, इनपुट पावर भी सही है, राइट। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या एफिशिएंसी 50% है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, राइट। सो आउटपुट पावर हमारा कितना आया, E² बाई 4R, E² बाई 4R। आपका इनपुट पावर कितना आया बच्चों, E² बाई 2R, E² बाई 2R। तो यहाँ पे E² गया, R गया, 2 ऊपर गया, यानी ये 1/2 आया। यानी अगर हम परसेंट्स में कन्वर्ट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो बच्चों आएगा 50% के बराबर, यानी चारों ऑप्शन सही है। तो बच्चों आज के बाद, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको कभी ज़रूरत भी लग सकता है। अगर हम इसका ग्राफ भी देखते हैं, ठीक है, पावर का ग्राफ, जब स्मॉल r बच्चों R के बराबर होगा, ये याद रखना, उस टाइम पे पावर मैक्सिमम होता है, ठीक है।
मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड रेजिस्टेंस, और वो मैक्सिमम पावर जो होता है दैट इज सिंपली इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4r के बराबर, ये कभी भूलना नहीं। और उस टाइम पे एफिशिएंसी जो होती है वो 50% होती है, ठीक है। सो मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफरेबल है दैट इज 50% ऑफ द इनपुट पावर। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8वां क्वेश्चन अब हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, कौन सी मूविंग इलेक्ट्रॉन की मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम चार्जर पार्टिकल को थ्रो करेंगे या चल रहा है फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इसकी मोशन इफेक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा, बट इसकी मोशन इफेक्ट हो जाएगी। हमें बताना कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन की मोशन को। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम मोशन की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान के चलो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, अगर हम मोशन की डायरेक्शन में ये अप्लाई करते हैं, तो अगर हम देखेंगे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा होता है दैट इज QVB साइन थीटा के बराबर। अगर बच्चों थीटा 0 है, अगर थीटा 0 है, वेलोसिटी ऑफ चार्जर पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, तो थीटा 0 आएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों वो 0 आएगा, यानी कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो चार्जर पार्टिकल की मोशन इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। सो मुझे लगता है यही सही आंसर है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द मोशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन की मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। मैच, हमें मैच करना, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। देखिए अगर हम बच्चों आपको ये बात पता होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ई बाई एम टाउ, है कि नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई बाई एम टाउ के बराबर होती है, यानी इसका डायरेक्ट इसी के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है, ई बाई एम टाउ। ओके, करंट डेंसिटी, अब करंट डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, करंट डेंसिटी हम जानते हैं I इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, है ना, ई एन ए वी डी। तो अगर हम ए नीचे लाएंगे, करंट बाई एरिया जो हमारा आएगा दैट इज सिंपली बच्चों ई एन वी डी के बराबर, और करंट बाई एरिया को हम करंट डेंसिटी कहते हैं, सो J इज इक्वल टू ई एन वी डी के बराबर, यानी करंट डेंसिटी इज ई एन वी डी। करंट डेंसिटी ऑप्शन नंबर बी जो है इट इज ई एन वी डी, सो इसका भी डायरेक्ट इसी के साथ मैच हो रहा है। अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, अगर हम पहले रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, हमें पता है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो हमारा होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए, अगर आपने ये पढ़ा हुआ होगा, यानी रेजिस्टेंस होती है रो एल बाई ए के बराबर, तो ये रो चीज है, ये है रो एल बाई ए, सो रेजिस्टिविटी रो जो है दैट इज एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर। सो ये बच्चों रेजिस्टिविटी होती है एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यानी चौथे के साथ डायरेक्ट मैच खा रहा है एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, और इसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है यानी एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये इसके साथ मैच कर रहा है, यानी डायरेक्ट ये चारों मैच हैं, ए फर्स्ट के साथ, बी सेकंड के साथ, सी थर्ड के साथ, डी फोर्थ के साथ, यानी आई थिंक पहला ही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही माना जाएगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव परमेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी इज म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी इज डिनोटेड बाय काई फॉर अ मैग्नेटिक सबस्टेंस देन फॉर पैरामैग्नेटिक। हम जानते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनके रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1 से ज्यादा और उनकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। सो चौथा ऑप्शन डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए बच्चों, हॉरिजॉन्टल वायर P कैरीज ए करंट 50 एम्पियर। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल वायर है, इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 50 एम्पियर, इट इज रिजिडली फिक्स्ड, इसको बंद करके रखा हमने, इस वायर को बच्चों फिक्स करके रखा है, ठीक। अनदर फाइन वायर Q इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव एंड पैरेलल टू P, और एक तार को हमने यहाँ पे रखा है इसके पैरेलल में। द वेट ऑफ द वायर Q पर यूनिट लेंथ इज दिस, वेट पर यूनिट लेंथ दिया गया है, यानी वेट ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ दिया है 0.075 के बराबर। इस वायर की यूनिट लेंथ का वेट दिया गया है 0.075 के बराबर, राइट, ओके। और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो 25 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यानी ये वाली वायर में फ्लोइंग करंट जो है दैट इज 25 एम्पियर, ये वाले में 50 एम्पियर है, और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये वाले में करंट इधर है, ये वाले में करंट ऐसी दी गई है, करंट्स की डायरेक्शन बच्चों ऑपोजिट है, यानी इसका मतलब ये दो वायर्स रिपेल करेंगे, है ना, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। फाइंड द पोजीशन ऑफ वायर क्यू फ्रॉम P सो दैट वायर क्यू रिमेन सस्पेंडेड ड्यू टू मैग्नेटिक रिपल्शन। हमें बताना ये डी क्या होगा, इन दो वायर्स के बीच में दूरी क्या होगी ताकि ये वाली वायर जो है वो सस्पेंडेड रहे। ये कब सस्पेंडेड रहेगी, जब इसके ऊपर से लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेट को बैलेंस करे, ठीक है। यानी आई कैन सिंपली से मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ शुड बैलेंस वेट पर यूनिट लेंथ, बिकॉज वेट पर यूनिट लेंथ आपको दिया गया है, और हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हमारा होता है दैट इज सिंपली म्यू नॉट बाई 2 पाई
आपने पढ़ा हुआ होगा I1 I2 बाई डी के बराबर। दिस इज द मैग्नेटिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो था म्यू नॉट बाई 2 बाई I1 I2 बाई डी। और बच्चों वेट पर यूनिट लेंथ आपको दिया गया है, दैट इज 0.075। हमें सिंपली पूछ रहा है कि डी का वैल्यू निकाल के दीजिए। सो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नीचे है बच्चों 2 पाई। करंट्स तो दी गई है, एक करंट है 50 एम्पियर, दूसरी करंट है 25 एम्पियर, ठीक है। डी निकालना है, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा बच्चों 0.075, ये बच्चों डी के बराबर आएगा, राइट। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे 4 इंटू 20, अच्छा पाई पहले अगर हम कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 1s are 2 2s are 4, राइट। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 50 हुआ 100, 100 इंटू 25 हुआ 2500, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर -2, और साथ में आएगा 10 रेज़ पावर सॉरी 10 रेज़ पावर 2, और साथ में आएगा 10 रेज़ पावर -7, ठीक है बच्चों। नीचे जो हमारा आएगा दैट इज 0.075, ये बच्चों हुआ 75 डिवाइड बाई 1000, राइट। तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी 10 रेज़ पावर 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये बच्चों डी के बराबर हमारा आया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे, 25 1s are 25 3s are, यानी आपका आंसर जो आया इट इज़ 1/3 इंटू 10 टू द पावर -2 के बराबर, ठीक है। ये आपका डी आ गया। या सिंपली अगर हम अब देखेंगे इनमें ऑप्शंस की ओर, तो 3.3 आ रहा है, तो अगर हम एक 10 इसको देंगे, ये बच्चों ऐसे आएगा 10/3 इंटू 10 टू द पावर -3 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों 3.3, यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। In a moving coil galvanometer, the deflection of the current coil theta is related to the electrical current by the relation। हमें बताना करंट और थीटा का रिलेशन क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। एज यू नो, अब जो जानते होंगे इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि m इंटू बी के बराबर होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू k थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क mb जो हमारा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमारा है, दैट मीन्स बच्चों NIA के बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया ऑफ द कॉइल इंटू b, दैट इज सिंपली इक्वल टू k थीटा, राइट। तो अगर हम देखेंगे सारी चीजें कांस्टेंट है, यानी करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी इसकी स्केल लीनियर होती है। आज के बाद याद रखना, कोई भी पूछेगा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो है उसकी स्केल हमारी लीनियर होती है। स्केल लीनियर का मतलब है कि करंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सर्किट बल्ब रेटेड एज, बल्ब की रेटिंग दी गई है 1.5 वोल्ट और 0.45 वाट बल्ब की रेटिंग दी गई है। इफ द बल्ब ग्लोज विद फुल इंटेंसिटी, क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब फुल इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है, और फुल इंटेंसिटी से ग्लो करने का मतलब होता है बल्ब को जो है बराबर इतना वोल्टेज मिल रहा है और ये इतना बराबर पावर दे रहा है, उसी का मतलब है बल्ब इज ग्लोइंग विद फुल इंटेंसिटी। यानी बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या रेजिस्टेंस के अक्रॉस, चूंकि ये पैरेलल में है, सो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों बराबर 1.5 वोल्ट आ रहा है, राइट। पावर जो हमारा है वो 0.45 फुल इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगी। तो अगर हम देखेंगे इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1.5 वोल्ट है। सो 6 में से 1.5 वोल्ट इसको मिला, तो बचा कितना, बचा हमारा 4.5 वोल्ट, वो इस रजिस्टर को मिल जाएगा, ठीक। तो चूंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, इसकी रेजिस्टेंस पता है, तो मैं ये वाली करंट बच्चों निकाल सकता हूं। तो ये वाली करंट जो हमारी आएगी दैट इज सिंपली V बाय R। V है आपका 4.5, R है बच्चों 3, तो ये बन जाएगा 1.5 एम्पियर, यानी ये वाली करंट जो हमारी आई वो 1.5 एम्पियर आ गई, ठीक है, राइट। सो 1.5 एम्पियर। अब यहां से 1.5 एम्पियर करंट आ रहा, मान लो इसकी टोटल रेजिस्टेंस सपोज लेट अस सपोज X है, तो इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है I, बिकॉज ये करंट तो इसमें पूरा जाएगा, इस पूरी की रेजिस्टेंस मान के चलो I है, X है, तो करंट कितना इसके अंदर जा रहा है, जो ये करंट है वो डिवाइड तो हो रही है, लेकिन इस पूरी ब्रांच में यही करंट जा रही है। तो करंट इस ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में कितनी करंट है, 1.5 एम्पियर, और इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट। तो इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी बच्चों V बाय I के बराबर, ठीक है। तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 1.5 वोल्ट है, और इस पूरी ब्रांच में यही करंट तो जा रही है ना, और यही करंट कितनी है, 1.5 एम्पियर के बराबर। सो 1.5 बाय 1.5 जो है दैट इज 1, यानी इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस जो है दैट इज 1, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट आंसर द क्वेश्चन।
तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हमें बताना था व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की रेजिस्टेंस हमें निकालनी थी। हमें सिर्फ आर नहीं निकालना था, हमें इसकी रेजिस्टेंस नहीं निकालनी थी, हमें पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। तो क्वेश्चन क्या आ रहा था यही, आप बताइए इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या होगी अगर बल्ब फुल इंटेंसिटी से ग्लो करेगा। और फुल इंटेंसिटी से ग्लो करने का मतलब होता है इसको रेटेड वोल्टेज मिलती है बराबर सेम टू सेम, जो इसकी रेटेड वोल्टेज है इसको वही वोल्टेज मिलेगी और ये रेटेड पावर दे भी रहा होगा उस टाइम पे। सो इसको रेट बराबर 1.5 वोल्ट मिला, यानी बल्ब को 1.5 वोल्ट मिला। इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी वही 1.5 वोल्ट होगा बिकॉज ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस पूरे ब्रांच के अक्रॉस भी 1.5 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो अगर इसको 1.5 वोल्ट मिला, 6 में से इसको 1.5 वोल्ट मिला, बचा कितना 4.5 वोल्ट, वो इसको मिला। वोल्टेज पता, रेजिस्टेंस पता, तो ये वाली करंट निकली और यही करंट इस ब्रांच में भी जा रही है। तो अब वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है वोल्टेज, करंट ये है। तो इस पूरे ब्रांच के रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं एज पर द सिचुएशन। The number density of free electrons in a copper wire is this, number density of electrons दिया है। How long does an electron take to drift from one end of wire 3 मीटर long? आपके पास एक तार है बच्चों जिसकी लेंथ है 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को, इसका एरिया भी दिया है, इस वायर का एरिया वगैरह भी दिया गया है, एरिया ये है और करंट भी दी गई। इस वायर में 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं टाइम जो हमारा होता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, है कि नहीं, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस मान के चलो ये 3 मीटर है, स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम जानते हैं आई इज इक्वल टू ई एन ई वी डी, है कि नहीं। और वी डी के बदले आएगा बच्चों आई बाई ई एन ई, वी डी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो आई बाई ई एन ई बच्चों ऊपर चला जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगेगा आने में दैट इज 3 डिवाइड बाई आई, राइट। सो टाइम जो हमारा आया इट इज 3। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन 8.5 इंटू 10⁻28, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर दिया गया है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड में करंट का वैल्यू बच्चों जो है वो 3 एम्पियर दिया गया है। सो 3 आपका कैंसिल हुआ। तो टाइम जो लगा आने में, सो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 6 12, 2 1 2, 3.2, ठीक है। 3.2 इंटू 8.5 और बच्चों यहाँ पे जो हमारा आएगा इट इज 19 और 6 आपके हो गए 25। सो 10⁻3, राइट। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 8 3 24, अगर हम ऑप्शंस देखेंगे ये अराउंड 27 के बराबर आएगा, 27.2 के अराउंड आएगा इंटू 10⁻3। और इसको अगर हम थोड़ा सा देखेंगे ऑप्शंस की ओर, सो इट इज 2.7 इंटू 10⁻4, राइट। सो आई कैन से इट इज 2.7 इंटू 10⁻4। यानी कैलकुलेशन उतनी खतरनाक नहीं है, नीट में इसी तरह की कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी और ये सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन सर्किट करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस and value of one resistor are shown, the potential of B with respect to A। हमें बताना है B का पोटेंशियल A के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यानी we have to find potential of B with respect to A, यानी we simply have to find VB minus VA, ठीक है। हमें VB माइनस VA करना है। तो हम क्या करेंगे, हम B से A तक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, B से A तक चलेंगे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक बच्चों चलेंगे, हम यहाँ से अगर हम ये डायरेक्शन में चलेंगे तो ये रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो ये डायरेक्शन में हम चल नहीं पाएंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, ना ये रेजिस्टेंस पता ना करंट पता, तो हमें चलना पड़ेगा ये डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ से करंट अभी पता है नहीं, लेकिन वो पता हम लगा सकते हैं। यहाँ से बच्चों 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, इसका मतलब यहाँ से 1 आ रहा होगा, ठीक है। बिकॉज 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर होगा 2 एम्पियर के बराबर। सो यहाँ पे करंट है 1 एम्पियर। अब यहाँ से यहाँ हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो बच्चों क्या आएगा, इट इज VB। उसके बाद हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो +2। उसके बाद हम यहाँ से है ना, हम यहाँ से यहाँ चलेंगे। अब चूंकि मैं ऐसे चल रहा हूँ, करंट भी ऐसे ही चल रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी -I इंटू R, यानी -2। उसके बाद यहाँ से यहाँ हम चल रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होता है, यानी -1 इज इक्वल टू VB, राइट। तो ये हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज किया, VB +2 -IR -1 इज इक्वल टू VA। अब यहाँ पे बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा। सो VB माइनस VA जो है वो आएगा +1 के बराबर, यानी पोटेंशियल ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A जो है दैट इज +1 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन।
द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल व्हेन शॉर्ट सर्किट, आपको पता होना चाहिए जब शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के बराबर होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे भी, मान के चलो बच्चों ये सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर हम बच्चों अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हम कर रहे हैं, यहाँ शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है इन दो पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं जीरो रेजिस्टेंस वायर से, अगर यहाँ रेजिस्टेंस है ई, तो इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, मान के चलो बच्चों ये ई है, ठीक है, ये ई है, तो अगर हम देखेंगे करंट का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, ई बाय आर होगा, तो करंट का वैल्यू जो हमारा होगा दैट इज सिंपली ई बाय आर, है कि नहीं। और अगर आपने पढ़ा होगा वी टी जो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ई माइनस आई आर के बराबर होता है ना, डिस्चार्जिंग जब सेल होती है, डिस्चार्ज होती है। सो बच्चों ये ई है, माइनस करंट का वैल्यू क्या आएगा, यहां से जो करंट आई, करंट का वैल्यू आएगा ई बाय आर, सो आई के बदले हम लिखेंगे सिंपली ई बाय आर, और साथ में क्या है बच्चों आर, आर आर हुआ कैंसिल, ई माइनस ई जीरो आया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया। यानी सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इस सेल को शॉर्ट सर्किट किया, हमें बताना इस शॉर्ट सर्किट के पास अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का कितना होगा। तो शॉर्ट सर्किट मींस ये रेजिस्टेंस जीरो है, तो करंट आएगी ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो ईएमएफ है ई, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस अब आर, बिकॉज ये वाली आर तो है ही, सो ये करंट आई। अब हम जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई माइनस आई आर के बराबर, ठीक है। सो ई ई ही है, आई के बदले ई बाय आर, आर आर गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर आएगा। सो शॉर्ट सर्किट जब बैटरी को करोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। अगला सवाल है, इन द सर्किट शोन बिलो द सेल हैज ईएमएफ 10 वोल्ट, सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, द अदर रेजिस्टेंस आर शोन, बाकी रेजिस्टेंस गिवन है, द पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी इज, हमें बताना वीए माइनस वीबी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, हम ए से बी तक केवीएल यूज करेंगे, लेकिन केवीएल यूज करने के लिए यहां कितनी करंट है और यहां कितनी करंट है वो हमें पता होनी चाहिए। वो करंट हम कैसे निकालते हैं, देखिए बेसिक सिचुएशन, हम सबसे पहले टोटल करंट निकालते हैं, कैसे, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले बच्चों ये दो रेजिस्टर सीरीज में है, तो 4 और 2 हुआ 6, ये दो भी सीरीज में है, 4 प्लस 2 हुआ 6, 6 पैरेलल में है, सो 6 और 6 पैरेलल में 3 होता है, हाफ होता है ना, 6 पैरेलल में 3 हो गया, वो 3 और ये 1 बच्चों सीरीज में हुआ 4, और 4 और 1 भी सीरीज, बिकॉज ये पूरा सीरीज सर्किट बनेगा, ठीक है। सो 1 प्लस ये टोटल 3 आया, 1 प्लस 3 प्लस 1 आया 5, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट की आई वो 5 आई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई 5। अब आप ही बताइए बैटरी कितनी करंट सप्लाई करेगी, करंट सप्लाइड बाय बैटरी आएगा वी बाय आर इक्विवेलेंट, राइट। तो वी है आपको बच्चों 10 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5, तो करंट का वैल्यू आया 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर करंट बैटरी में से निकली। अब जो 2 एम्पियर करंट बैटरी में से निकली, इस करंट के दो हिस्से होंगे, इक्वल हिस्से होंगे, क्यों, क्योंकि यहां भी टोटल रेजिस्टेंस है 6, इस ब्रांच में भी टोटल रेजिस्टेंस है 6, तो करंट के दो इक्वल हिस्से होंगे, यानी 2 एम्पियर में से बच्चों 1 एम्पियर यहां गया, 1 एम्पियर यहां गया। सो इन दोनों ब्रांच में करंट है 1 एम्पियर। अब हम ए से बी तक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे, हमें वीए माइनस वीबी मिलेगा। तो चलिए हम ए से बी की ओर चलते हैं, तो बच्चों आएगा क्या, इट इज वीए, है ना, VA। जब मैं ऐसे चल रहा हूं, करंट ऑपोजिट आ रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप प्लस लेना पड़ेगा, यानी VA प्लस R इंटू आई, यानी प्लस 4 इंटू 1। उसके बाद मैं यहां चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, करंट भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव आएगा, तो माइनस R इंटू आई, यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू पॉइंट बी का पोटेंशियल, है ना, जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं। सो VA माइनस R इंटू आई प्लस R इंटू आई, सॉरी VA प्लस R इंटू आई माइनस R इंटू आई इज इक्वल टू VB, राइट। तो बच्चों ये बनेगा VA प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू VB, सो इट इज VA प्लस 2 इज इक्वल टू VB। सो बच्चों VA माइनस VB जो हमारा आएगा दैट इज इक्वल, दैट इज सिंपली इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट, राइट, दैट इज माइनस 2 वोल्ट। तो माइनस 2 VA माइनस VB जो हमारा आया वो माइनस 2 वोल्ट के बराबर आया, राइट। सो ऑप्शन जो है इट इज 4। तो इसका मतलब है कि बी ही हाई पोटेंशियल पे, ए हाई पोटेंशियल पे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन ए रीजन इज गिवन बाय, एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दिया है ये, ठीक है, के कैप इनवर्ड फील्ड दिया गया है या आउटवर्ड फील्ड दिया गया है। आपके पास एक स्क्वायर लूप है जिसका एज है L, और इसमें करंट फ्लो हो रही है स्क्वायर लूप में विद एज इज पैरेलल टू XY एक्सिस, ठीक है, ये एक स्क्वायर लूप है, सिंपली ये एक स्क्वायर लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर है, डॉट। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप, हमें बताना लूप पे नेट फोर्स कितना होगा। तो सीधी सी बात है, जितना हम राइट की ओर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो लूप पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म फील्ड
होता तो लूप पे नेट फोर्स 0 था। बट अगर हम देखेंगे यहाँ की ओर, अगर हम ये वाली वायर पे देखेंगे ए बी वायर पे, तो ए बी वायर पे कितना फोर्स होगा अगर हम सिर्फ इसको सेक्शंस करेंगे, अलग अलग हिस्सों में मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब हम करंट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, हमने पढ़ा फोर्स होता आई एल क्रॉस बी के बराबर, आई एल बी के बराबर। तो ये वाली वायर पे जो फोर्स होगा दैट इज सिंपली आई एल बी साइन थीटा, राइट। बट अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां इस जगह x का वैल्यू क्या है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड जरा देख लीजिए कितना, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, ये सारा 0 बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इंटू 0 0 आया, यानी जब x इक्वल टू 0 है ये वाली वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फोर्स 0 बनेगा, यानी ये वाली वायर पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। अब हम ये वाली वायर देखेंगे सी डी पे, व्हाट इज द फोर्स ऑन डी सी वायर, ठीक है। फॉर्मूला यही बच्चों यूज होगी आई एल बी साइन थीटा के बराबर। तो करंट आई ही है, करंट आई ही है, तो इस स्क्वायर लूप की लेंथ जो है वो एल ही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे बच्चों, बी नॉट इंटू यहाँ पे एक्स का वैल्यू बच्चों एल है, इस वायर के लिए एक्स का वैल्यू है एल, तो एक्स के बदले एल डालेंगे तो ये बन जाएगा एल बाई एल प्लस बन जाएगा ट्वाइस एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, राइट। तो बच्चों यहाँ पे एल एल कैंसिल होगा, एल स्क्वायर कैंसिल होगा, तो फोर्स आएगा आई एल बी नॉट इंटू 1 + 2, 1 + 2 3 आया, यानी थ्राइस आई एल बी नॉट के बराबर, यानी ये इस वाली वायर पे फोर्स लगा थ्राइस आई एल बी नॉट। अब अगर हम देखेंगे ये वाली वायर और ये वाली वायर पे, अगर हम ये वाली वायर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट इधर है, फोर्स की डायरेक्शन होगी ऊपर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एल क्रॉस भी ऊपर होगा, ये वाली वायर पे फोर्स ऊपर लगेगा, और ये वाली वायर पे अगर आप फोर्स की डायरेक्शन देखोगे वो नीचे लगेगा, वो दो फोर्सेस कैंसिल होंगे। भले ही उन फोर्सेस का वैल्यू बढ़ रहा होगा लेकिन वो दोनों साइड से बढ़ रहा होगा, यहां से भी और यहां से भी। सो दैट मीन ये वाले फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, इनका इफेक्ट तो नहीं होगा। इस वाली वायर पे फोर्स 0 है बट इस पे फोर्स तो है कितना, थ्राइस आई एल बी नॉट। सो नेट फोर्स जो हमारा आएगा दैट इज थ्राइस आई एल बी नॉट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। The magnetic force acting on a charged particle of charge की दिस, आपके पास एक चार्जर पार्टिकल है, चार्ज दिया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे इट इज 2j कैप, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है इसके बराबर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है बच्चों दैट इज 2i + 3j into 10 to the power minus 10 raised power 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्जर पार्टिकल। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्स बताओ, तो फोर्स जो हमारा होता है दैट इज सिंपली क्यू वी क्रॉस बी, है ना। मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली क्यू वी क्रॉस बी। तो बच्चों क्यू का वैल्यू कितना है -2 माइक्रो, माइक्रो मीनस 10 raised power -6, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 2i कैप + 3j कैप into 10 to the power 6। इसको क्रॉस करना है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वेलोसिटी को क्रॉस करना है मैग्नेटिक फील्ड। सो ये वेलोसिटी है, इसको क्रॉस करना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड 2j कैप, इसको इसके साथ क्रॉस करना है। तो 10 raised power -6 और 10 raised power 6 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज सिंपली -2। अब इनका क्रॉस कर लेंगे, ये वाली टर्म को जब इसके साथ क्रॉस करेंगे 2 2 बच्चों आपका 4 हो गया एंड i क्रॉस j आपका k हो जाएगा, है ना। और जब इसको इसके साथ क्रॉस करोगे वो 0 आएगा बिकॉज j क्रॉस j 0 होता है। तो फाइनली व्हाट इज आवर आंसर, इट इज -8k कैप। सो दिस विल बी द फोर्स, यानी फोर्स लगेगा 8 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड होगा और माइनस नेगेटिव z डायरेक्शन होगी, नेगेटिव z डायरेक्शन। सो पहला ही ऑप्शन सही आएगा, 8 न्यूटन इन नेगेटिव z डायरेक्शन। A charged particle Q, m enters perpendicular in a uniform magnetic field. B charged particle enter कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को and comes out of the field, ये फिर बाहर आ रहा है ऐसे। हमें बताना एंगल ऑफ डिविएशन और टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा और टाइम कितना लगेगा। तो बच्चों अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर हम इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे तो ये जो चार्जड पार्टिकल है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घुसा, ये आर्क में चला, उस आर्क का सेंटर मान के चलो यहाँ पे है, उस आर्क का सेंटर यहाँ है। तो बच्चों ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ठीक है। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें ये थीटा निकालना, ये डेविएशन निकालना है। तो अगर हम देखेंगे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है। सो इन दो के बीच में जो एंगल है, इसके और इसके बीच में एंगल है ना थीटा, इसके और इसके बीच में एंगल है ना थीटा, इसके और इसके बीच में एंगल होगा थीटा। तो इसके नॉर्मल और इसके नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, यानी हमें यही थीटा निकालना है। तो अगर हम देखेंगे बेसिक सिचुएशन समझेंगे,
ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है d के बराबर। तो मुझे ये थीटा निकालना, अगर हम साइन थीटा यूज करेंगे सो साइन थीटा का वैल्यू जो हमारा आएगा, हमें डिविएशन यानी थीटा निकालना है। चार्जर पार्टिकल जब यहाँ गया हमें ये डिविएशन थीटा निकालना है। तो अगर हमें ये निकालना, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होता है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर d एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? इट इज द रेडियस। ये रेडियस है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी d बाय r। सो साइन थीटा का वैल्यू बच्चों हमारा जो आएगा इट इज d डिवाइड बाय, हम जानते हैं जब भी चार्जर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं उसका रेडियस जो हमारा होता है दैट इज mv बाई क्यूबी के बराबर, यानी रेडियस के बदले आएगा mv बाई क्यूबी, राइट। तो साइन थीटा का वैल्यू जो हमारा इट इज डी क्यू बी बाई एम वी के बराबर, यानी थीटा जो हमारा आएगा दैट इज साइन इनवर्स, ये डिविएशन है, डी क्यू बी बाई एम वी के बराबर। सो डिविएशन आया साइन इनवर्स डी क्यू बी बाई एम वी। और हमें बताना है कितना टाइम स्पेंड होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो बच्चों अगर आपने पढ़ा हुआ होगा यानी टाइम स्पेंड, अगर हम देखेंगे ये थीटा है ना, तो चार्जर पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चला तो इसने कितना एंगल कवर किया? थीटा। इसी थीटा को हम बच्चों ओमेगा टी के बराबर रखते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा कॉन्सेप्ट। सो जितना डिविएशन है उसी डिविएशन को रखो ओमेगा टी के बराबर, आपको निकलेगा कितना टाइम चार्जर पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया। तो टाइम स्पेंड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू बाई ओमेगा। सो टाइम जो आएगा इट इज थीटा बाई ओमेगा, ओमेगा क्यू बी बाई एम के बराबर होता है, ठीक है। सो ओमेगा सिंपली क्यू बी बाई एम के बराबर होता है, एम ऊपर चला जाएगा, यानी टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा एम बाई क्यू बी, थीटा एम बाई क्यू बी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। 21. A thin circular wire carrying a current I has magnetic moment M. आपके पास एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I। क्वेश्चन कह रहा है इसका डाइपोल मोमेंट M। अब क्वेश्चन कह रहा है इसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में, हम इसी सर्कुलर लूप को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे वो होगा करंट इनटू एरिया। तो करंट अगर I है, इसका एरिया मान के चलो इसका रेडियस R है, तो एरिया आएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये इस वाले का डाइपोल मोमेंट हो गया रिंग का जिसमें करंट फ्लो हो रही है। अब हमने इसी रिंग को कन्वर्ट किया स्क्वायर में, हमें बताना डाइपोल मोमेंट क्या होगा। सो डाइपोल मोमेंट करंट तो वही है, लेकिन अब इसका एरिया जो है वो साइड स्क्वायर आएगा, है ना, इसका साइड स्क्वायर आएगा एरिया। अब सबसे पहले इसका साइड किसके बराबर होगा? देखो ये वाली वायर की लेंथ कितनी थी? 2 पाई आर, इसकी लेंथ थी 2 पाई आर, वही लेंथ जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। तो ये लेंथ भी 2 पाई आर ही है और एक हिस्से की लेंथ होगी 2 पाई आर बाई 4, यानी इसका साइड जो होगा वो 2 पाई आर बाई 4 होगा, ये इससे एक हिस्से की लेंथ होगी। सो आंसर आएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी पाई आर बाई 2, यानी एक साइड की लेंथ है पाई आर बाई 2। इट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड। तो इस साइड का वैल्यू हम पुट करेंगे, डाइपोल मोमेंट एम डैश जो अब आएगा दैट इज करंट इंटू एरिया, एरिया इज साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, ये बच्चों आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 के बराबर, है ना। तो हम इसी को इसमें लिखना पड़ेगा, यानी हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इज नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m डैश बाई m अगर हम करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा I इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई I पाई आर स्क्वायर, राइट। सो I आपका कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 के बराबर, यानी नया डाइपोल मोमेंट जो होगा वो होगा पाई बाई 4 इंटू एम के बराबर। सो दिस इज द न्यू डाइपोल मोमेंट, यानी पाई बाई 4 इंटू एम, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन। ए कंडक्टिंग लूप कैरिंग ए करंट आई, आपके पास एक कंडक्टिंग लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और करंट की डायरेक्शन बच्चों ये बताई गई है। हमें क्वेश्चन पूछा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये लूप में क्या टेंडेंसी है, क्या कंट्रैक्ट होगी, एक्सपेंड होगी, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाएगी या मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएगी, इस कॉइल का क्या होगा। सबसे पहली चीज बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लूप हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तो नेट फोर्स होगा 0, यानी इस पर नेट फोर्स 0 होगा, ना ये दाएं जाएगी, ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, नेट फोर्स होगा 0। अब हम देखेंगे क्या एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी कि कंट्रैक्ट करने के लिए, उसके लिए हमें फोर्स की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो अगर हम बच्चों एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे चूज करेंगे, यहाँ पे तो करंट ऐसे चल रही है, तो करंट की डायरेक्शन बच्चों ये, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो हम इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों आई एल क्रॉस बी के बराबर, अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये एल है, ये बी है, एल क्रॉस बी होगा ऊपर,
यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी ऊपर। अब ये फोर्स इसको कंट्रैक्ट कराएगा कि एक्सपेंड कराएगा। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, देख लो यहाँ इस पॉइंट पे जब हम आएंगे, करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर है ना, सो ये एल है, करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सो ये करंट है, ये एल है, ये बी है, एल क्रॉस बी नीचे होगा, फोर्स नीचे की ओर लगेगा। सो इसी तरह से इस पूली वायर पे यहाँ इधर फोर्स लगेगा, यहाँ इधर लगेगा, यहाँ इधर लगेगा, तो ये फोर्सेस इसको एक्सपेंड कराने की कोशिश करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। 23 the variation of magnetic susceptibility with temperature for a diamagnetic substance is best represented by, हम जानते हैं diamagnetic substance की जो susceptibility होती है बच्चों वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है ना, यानी उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की नेगेटिव होती है, यानी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन एंड नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन एंड नेगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, ये H है, ठीक है, ये H है और ये ससेप्टिबिलिटी है, तो ससेप्टिबिलिटी जो है इसका ग्राफ जो आएगा वो नेगेटिव एंड स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर फॉर डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, सो टेम्परेचर के साथ साथ ससेप्टिबिलिटी चेंज बच्चों नहीं होती है, तो ग्राफ जो है वो नीचे की ओर हमारा आएगा। A current I is equal to 2 ampere is flowing in a wire frame as shown in the figure. The frame is a combination of two. आपके पास एक वायर फ्रेम है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ ऐसे फ्लो हो रही है और यहाँ ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। द फ्रेम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ACD एंड CD ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो ये बेसिकली दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसका साइड है 1 मीटर, यानी ये भी 1 मीटर है, ये भी बच्चों 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, हर एक साइड इसका 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 4 टेस्ला, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फ्रेम, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द, हमें बताना है इस फ्रेम पे नेट फोर्स कितना होगा। तो अगर बच्चों करंट जाके वापस आती तो नेट फोर्स वाज 0, लेकिन करंट सिर्फ यहाँ से यहाँ जाती है, करंट यहाँ से यहाँ जाती है, करंट यहाँ से यहाँ जाती है। तो सबसे पहले ये वाली वायर पे अगर हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स बच्चों होता बराबर ILB साइन थीटा, है ना, ILB साइन थीटा। तो बच्चों करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर, लेंथ ये वाली है, यहाँ अगर हम सिर्फ फिलहाल मैं ये वाली वायर पे फोर्स निकाल रहा हूँ, ILB साइन थीटा, लेंथ है बच्चों 1, मैग्नेटिक फील्ड है 4 और थीटा जो है वो 90 है, बिकॉज लेंथ ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, थीटा 90 है, साइन 91 हुआ, तो 4 2 8, यानी 4 जो आपका आ गया वो 8 न्यूटन आ गया सेंट्रल वाली वायर पे। अब जब हम ऊपर वाली वायर पे फोर्स देखेंगे, ये ऊपर वाली वायर जो है, ये वाली वायर, तो इसको भी मैं सेम रिप्लेस कर लूंगा वो IL इफेक्टिव इंटू बी से, और इफेक्टिव लेंथ होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सो ये वाली वायर के बदले भी हम यही वायर बना सकते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स लेना, तो उस पर भी फोर्स होगा, फिर लेंथ तो यही लेनी पड़ेगी और फोर्स एग्जैक्टली सेम टू सेम यही आएगा। सो इस वायर पे फोर्स आया 8 न्यूटन, इस पे भी फोर्स 8 न्यूटन ही आएगा और इस पे भी 8 न्यूटन ही आएगा। और अगर हम देखेंगे करंट या तो सीधे जा रही है, या तो इधर जा रही है, या तो इधर जा रही है, यानी करंट इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी L क्रॉस बी ऊपर की ओर। इस वायर पे भी फोर्स ऊपर लगेगा, इस पे भी ऊपर लगेगा, इस पे भी ऊपर लगेगा, यानी तीनों फोर्स को सिंपली ऐड करना पड़ेगा। जितना इस वाली वायर पे फोर्स होगा, इस वाली वायर पे भी उतना ही फोर्स होगा, बिकॉज इस वाली वायर को आपको लिखना पड़ेगा इफेक्टिव लेंथ, और इफेक्टिव लेंथ यही 1 मीटर होगी इसकी, ठीक है। तो तीनों वायर्स का फोर्स जो है वो एडअप हो जाएगा, यानी 8 + 8 + 8, ठीक है। नेट फोर्स जो होगा वो होगा बच्चों 3 × 8 के बराबर, सो 3 8 = 24 न्यूटन, यानी नेट फोर्स जो होगा वो 24 न्यूटन का होगा, राइट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, These are 2 electric bulbs A and B of rating दी गई है, 2 बल्ब्स की रेटिंग दी गई है। The bulbs are connected with 200 वोल्ट सप्लाई, 200 वोल्ट सप्लाई दी गई है, DC सप्लाई दी गई है, ठीक है। सो हमें बताना है कि द बल्ब ए विल फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे बल्ब कब फ्यूज होता है, बल्ब तभी फ्यूज होता है जब उसको वोल्टेज मिलती है रेटेड वोल्टेज से ज्यादा। तो अगर ये वाले बल्ब को 100 वोल्ट से ज़्यादा मिला तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, और ये वाले बल्ब को भी अगर 100 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। सो जब सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा होगी तब जाके बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे किस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सो बल्ब ए की रेजिस्टेंस जो आएगी, हम जानते हैं रेजिस्टेंस होता है V² P के बराबर, है ना। सो बल्ब ए की का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है, तो 100², पावर रेटिंग है 50 वाट,
सो 100² / 50। और बल्ब बी की रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे V²/P, सेम फॉर्मूला, लेकिन बल्ब बी की वोल्टेज रेटिंग कितनी है बच्चों 100, और पावर रेटिंग भी कितनी है 100 के बराबर दी गई है, ठीक है। सो पावर रेटिंग भी 100, वोल्टेज रेटिंग भी 100, यानी 100²/100। अब आप ही मुझे बताएं इनमें से किस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है? जिसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। पहले ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब देख लीजिए, अब हम 200 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। द बल्ब ए विल फ्यूज इफ कनेक्टेड इन सीरीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इन्हीं बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ए वाला बल्ब फ्यूज होगा। बाहर हम बच्चों 200 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ए बल्ब फ्यूज होगा कि बी बल्ब फ्यूज होगा, 200 वोल्ट दे रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे, देखो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर दोनों बल्ब्स की रेजिस्टेंस सेम होगी तो वोल्टेज के 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं। अगर दोनों की रेजिस्टेंस सेम होती तो 200 में से 100 वोल्ट इसको मिलता, 100 वोल्ट इसको मिलता। लेकिन इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, 100 से ज्यादा, है ना। अब वोल्टेज का इक्वल डिवीजन नहीं होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। तो इसको 100 से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, इसको 100 से कम वोल्टेज मिलेगा, यानी सीरीज में ये वाला बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा, बिकॉज इसको वोल्टेज मिलेगी 100 वोल्टेज से ज्यादा, यानी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा इसको वोल्टेज मिली तो ये फ्यूज हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन सही है, द बल्ब ए विल फ्यूज इफ इन सीरीज। उसके बाद द बल्ब बी विल फ्यूज इफ इन सीरीज, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि इसको 100 से कम वोल्टेज मिल रहा है, यानी इसको रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज मिल रहा है, तो ये फ्यूज नहीं होगा। तीसरा, द बल्ब ए विल फ्यूज इफ इन पैरेलल। अगर हम पैरेलल में दोनों को जोड़ेंगे, लॉजिक सी बात है, ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है, अगर हम बच्चों इनको दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे और यही वोल्टेज दे रहे हैं 200 वोल्ट, ठीक है, तो आपको नहीं लगता दोनों को 200 वोल्ट मिल रहा है। सो पैरेलल में दोनों को 200 मिल रहा है, तो पैरेलल में दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा पार्ट कह रहा है द बल्ब ए विल फ्यूज इफ इट इज पैरेलल। हाँ, ये तो फ्यूज हो जाएगा, ये क्या दोनों फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, द बल्ब बी विल फ्यूज इफ इन पैरेलल। हाँ, बी भी फ्यूज होगा अगर पैरेलल में अटैच होगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सही ऑप्शन है, बाकी सारे गलत ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 26, ए डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। आपके पास बच्चों एक डिस्क है, वो है डिस्क, ठीक है, एक डिस्क है, ये घूम रही है, ये डिस्क घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। ये एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, ये डिस्क घूम रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है AR², यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया दिया गया है, चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, दैट इज AR²। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया का चार्ज दिया गया है। वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। R किसी पॉइंट की दूरी है सेंटर से, डिस्क के सेंटर से। अगर हम किसी भी जगह जितना दूर 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 जाएंगे, R का वैल्यू बढ़ेगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। हमें बताना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम बच्चों क्या करेंगे, ये डिस्क जो है, इस डिस्क को मैं डिवाइड करूंगा छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ठीक है। तो एक सेगमेंट मैंने बच्चों यहां पे लिया, एक सेगमेंट मैंने यहां पे लिया, रिंग्स में मैंने डिस्क को डिवाइड किया, और ये डिस्क का, ये रिंग का रेडियस है R। इस डिस्क की इस रिंग का एक छोटा सा रिंग जो है, इसकी थिकनेस मैं रख रहा हूं dr के बराबर। अब आप बता सकते हैं ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला सेगमेंट जो है, इसमें कितना चार्ज होगा या इसका एरिया कितना होगा। अगर हम इसको काटेंगे और खोलेंगे, ये ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा। इसकी लेंथ बच्चों 2πr हो गई, इसकी थिकनेस dr हो गई, तो इसका एरिया जो आएगा, स्मॉल एरिया, इसका एरिया जो आएगा दैट इज 2πr dr के बराबर, ठीक है। तो ये इसका एरिया है, ये छोटे से एलिमेंट सेगमेंट, ये रिंग का एरिया मैंने निकाला, इसके अंदर एरिया कितना है। तो इस एरिया में कितना चार्ज छुपा हुआ होगा। यूनिट एरिया में चार्ज छुपा है सिग्मा, सिग्मा है ना सर, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इतने एरिया में कितना चार्ज छुपा होगा। सो चार्ज जो छुपा होगा इस रिंग में वो होगा सिग्मा इंटू 2πr dr। सो ये आपको मिल गया इस रिंग में कितना चार्ज छुपा है। सो सिग्मा का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं AR² इंटू 2πr dr, राइट। तो बच्चों ये बन जाएगा 2π R³ dr। तो ये आपको मिल गया है चार्ज। अब चार्ज मिल गया, अब जब ये घूम रहा है, आप मुझे बता सकते हैं इसका टाइम पीरियड कितना होगा जब ये घूम रहा है। एक चक्कर का टाइम पीरियड होगा 2π/ω, बिकॉज आपको ओमेगा दिया गया है। तो अब हमें बताना, पहले हम देखेंगे इस रिंग की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग एट द सेंटर इज μ0I/2r के बराबर, आपने सुना हुआ होगा, है ना। सो सेंटर पे, रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r। तो बच्चों यहां पे आएगा μ0/2r, करंट के बदले आएगा चार्ज बाई टाइम। सो चार्ज आपका इतना है, चार्ज है आपका 2πe R³
डी आर डिवाइड बाई, ठीक है, चार्ज बाई टाइम, करंट ये चार्ज बाई टाइम, टाइम के बदले बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा हमारा आया। सो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा को हम ऊपर यहां पे ले जाएंगे, राइट। तो ये 2 पाई आपका कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा आंसर आने वाला है दैट इज म्यू नॉट ओमेगा ए आर क्यूब, एक आर कटेगा तो ए आर स्क्वायर ही आएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू डी आर। ये आपका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, यानी म्यू नॉट ओमेगा ए आर स्क्वायर, एक आर तो कट गया और नीचे अपना 2 वहीं पे इंटू डी आर। सो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आया इस रिंग की वजह से। अब पूरी डिस्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओमेगा ए आर क्यूब डिवाइड बाई 2 इंटू डी आर। लिमिट डालेंगे 0 टू कैपिटल आर, बिकॉज अगर इसका रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं आप। सो ये बच्चों आएगा म्यू नॉट ओमेगा ए डिवाइड बाई 2 आर क्यूब का, सॉरी आर स्क्वायर है यहाँ पे, इट इज आर स्क्वायर, ठीक है। सो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों आर क्यूब बाई 3 आएगा, आर क्यूब बाई 3 आएगा, लिमिट जाएगा फ्रॉम 0 टू आर। तो फाइनली हमारा आंसर है म्यू नॉट ओमेगा ए आर क्यूब डिवाइड बाई 6, म्यू नॉट ओमेगा ए आर क्यूब डिवाइड बाई 6, म्यू नॉट ओमेगा ए आर क्यूब डिवाइड बाई 6, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही आंसर इसका है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। डिस्क घूम रही है, हमें निकालना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हम डिस्क को छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड करेंगे, एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आपके पास 2 लॉन्ग थिन वायर्स ए बी सी एंड डी ई एफ हैं, 2 वायर्स हैं ए बी सी और डी ई एफ है। हमें निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, अगर आपने पढ़ा होगा वायर की सीध में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0, ये वाली वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0। अब सिर्फ ये वायर और ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो ये वाली वायर का, चूंकि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होता है दैट इज सिंपली म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए के बराबर, राइट। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी इनफाइनाइट वायर। और इस वायर से भी सेम टू सेम यही होगा मैग्नेटिक फील्ड, सेम यही होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए के बराबर। अब डायरेक्शन देख लेंगे। तो बच्चों अगर हम देखेंगे यहाँ करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, यहाँ करंट है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इनको एडिशन करना पड़ेगा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए के बराबर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट आंसर। 28, a square coil of edge length L having n turns carrying a current I। आपके पास एक स्क्वायर कॉयल है, ठीक है। वे बेसिकली स्क्वायर कॉयल, आपके पास एक स्क्वायर कॉयल है, ऐसे मान लो स्क्वायर कॉयल है, इसमें n टर्न्स हैं और इसका साइड L है। करंट बच्चों फ्लो हो रही है इसमें I, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है। अगर हम ऐसे करंट लगाएंगे, करंट फ्लो हो रही है I, और हमने क्या किया, हमने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द एज। तो हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में इसको डाल दिया, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे डाल दिया, राइट। मैग्नेटिक फील्ड बी है। द टोटल मास ऑफ द कॉइल इज m, कॉइल का मास बच्चों m है। मिनिमम वैल्यू ऑफ बी फॉर विच कॉइल विल स्टार्ट टिपिंग ओवर। हमें बताना मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, कम से कम कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ताकि ये कॉइल जो है ये इसका टिपिंग हो जाए, ठीक है। टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम बच्चों देखेंगे, देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ऐसे करंट फ्लो, तो डायपोल मोमेंट ऊपर होगा, है ना, डायपोल मोमेंट ऊपर होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। सो अगर हम यहाँ पे एक कॉइल रखेंगे, सपोज दिस इज द कॉइल, तो इसका डायपोल मोमेंट है ऊपर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे लाएंगे तो कॉइल घूमना स्टार्ट होगी, इस पे टॉर्क लगेगा ताकि इसका डायपोल मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाएगा इधर, तो टॉर्क लगेगा, और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हमारा होता है वो हमेशा होता है बराबर m क्रॉस b के बराबर, यानी एम बी साइन थीटा, यानी एम बी साइन 90, बिकॉज थीटा 90 है, डायपोल मोमेंट और फील्ड परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 बच्चों 1 हो गया। सो डायपोल मोमेंट जो हमारा होता है दैट इज n टाइम्स करंट इनटू एरिया, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो NIAB, सो दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये इसको घुमाएगा। पर जो ही ये उठना चाहेगी नीचे से, वेट का टॉर्क लगेगा अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस एज, वेट का टॉर्क लगेगा। और वेट सेंटर, कॉइल के सेंटर पे होगा, तो वेट का ऐसे टॉर्क लगेगा, और mg इंटू ये डिस्टेंस L/2 होगी, है ना।
सो mg इंटू एल बाई टू। सो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क ऐसे होगा क्लॉकवाइज, लेकिन mg का टॉर्क वापस एंटी क्लॉकवाइज होगा। और mg का टॉर्क कितना होगा, अगर हम mg लेंगे बच्चों, वेट सेंटर पे लगता है, ये डिस्टेंस हाफ है l बाई टू, तो mg का टॉर्क होगा mg l बाई टू के बराबर। अब ये कब टिपिंग, कब इसका होगा, ये कब उठ जाएगी, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जब ये वाला टॉर्क mg के टॉर्क को एक्सीड करेगा, यानी जब ये वाला टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू mg, तब जाके टिपिंग इसका हो जाएगा। अब मुझे बताएं मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क हमेशा कितना है, यहाँ पे कितना है, NIAB के बराबर, और ये होना चाहिए mg के टॉर्क से ज्यादा या उसके बराबर। तो mg का टॉर्क कितना होगा, mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू। अब आप ही बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ कॉइल का साइड है L, तो एरिया होगा L स्क्वायर, तो ये बन जाएगा NI L स्क्वायर इंटू B, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू mg L बाई टू के बराबर। तो बच्चों एक L यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमें बताना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू mg बाई ट्वाइस NIL के बराबर। सो इतना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ताकि ये कॉइल जो है ये टॉपल कर जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। और कम से कम अब कितना होना चाहिए, mg बाई ट्वाइस NIL, mg बाई ट्वाइस NIL, mg बाई ट्वाइस NIL, यानी पहला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन 28 पे, ये यही है, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट m1 एंड m2 आर फिक्स्ड ऑन ए टेबल एज शोन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। आपके पास दो डाइपोल्स है, ठीक है, शॉर्ट मैग्नेट्स है, शॉर्ट डाइपोल्स है। हमें क्वेश्चन पूछा पॉइंट P पे आप निकालिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सबसे पहली बात, शॉर्ट डाइपोल को जब मैग्नेटिक फील्ड होता है हम जानते हैं दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब के बराबर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल। तो अब इस शॉर्ट डाइपोल की वजह से यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब आप ही बताइए, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई m, इसका डाइपोल मोमेंट m1 है, सो m1 डिवाइड बाई r कितना है 4d, यानी 4d का क्यूब। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। और हम देखेंगे ये इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट द डाइपोल मोमेंट, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना इसकी डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट, यानी यहां की ओर मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा है। इसी तरह से अब अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये फिर से इक्वेटोरियल लाइन पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, चूंकि डाइपोल मोमेंट इधर है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा। फॉर्मूला सेम यूज होगी, यही वाली फॉर्मूला, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई 3d का होल क्यूब। बोलो बात समझ आई। सो दिस इज द फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूं। अब लेकिन अब मसला है कि m1 और m2 का वैल्यू डालना है। इस डाइपोल के कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया ऊपर की ओर वो ये आया, इस डाइपोल के कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड दाएं की ओर आया वो ये वाला आया। नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इनका वेक्टर सम, लेकिन पहले m1 और m2 का वैल्यू हम डाल देंगे। सो बच्चों अगर ये b1 है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड b1, ये वाला b2 है, जरा यहां पे हम आ जाते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? b1 इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, m1 के बदले क्या आएगा, m1 कितना है 256 m के बराबर, राइट। डिवाइड में नीचे क्या आएगा, 4 4 16 4 64d क्यूब, राइट। ओके, ये b1 आया। b2 वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, b2 वाला मैग्नेटिक फील्ड वो आएगा बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई, m2 के बदले क्या लिखेंगे 81 m डिवाइड बाई 3 3 9 9 3 27d क्यूब के बराबर, राइट। सो देखो b1 और b2 हो गया। अगर हम इनको कैंसिलेशन कर लेंगे ये बनेगा 64 1 64 4, ठीक है, 27 1 27 3, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट 4m डिवाइड बाई 4 पाई d क्यूब के बराबर। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट 3m डिवाइड बाई 4 पाई d क्यूब के बराबर। अब इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम करना है, बिकॉज ये 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट फील्ड होगा अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो नेट फील्ड जो बच्चों हमारा आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी म्यू नॉट 4m डिवाइड बाई 4 पाई d क्यूब इसका स्क्वायर प्लस म्यू नॉट 3m डिवाइड बाई 4 पाई d क्यूब इसका स्क्वायर।
राइट। तो बच्चों देखो दोनों में सेम क्या है, म्यू नॉट एम बाई 4πd³ दोनों में है, ये कॉमन है, तो म्यू नॉट एम बाई 4πd³ का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, फिर वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, यानी बाहर क्या आया, म्यू नॉट एम बाई 4πd³ बच्चों बाहर आया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 4 स्क्वायर हुआ 16 प्लस 3 स्क्वायर हुआ 9, 16 प्लस 9 आया 25, 25 का रूट जो है बच्चों वो 5 आएगा, यानी आपका आंसर आएगा 5 म्यू नॉट एम बाई 4πd³ के बराबर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, म्यू नॉट एम बाई 4πd³ ऑलरेडी बी डैश के बराबर है, तो ये बी डैश के बराबर है, तो आंसर क्या आएगा 5 टाइम्स बी डैश, यानी आंसर जो हमारा आएगा इट इज 5 टाइम्स बी डैश। सो 5 टाइम्स बी डैश इसका असली आंसर है, ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर 5 टाइम्स बी डैश। यहां ऑप्शंस में दिख नहीं रहा, बट 5 टाइम्स बी डैश इज द एग्जैक्ट आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई, आपके पास एक लॉन्ग वायर है जो करंट कैरी कर रही है आई, इज बेंड टू फॉर्म ए प्लेन एंगल थीटा, एक वायर को हम बेंड कर रहे हैं यहाँ पे प्लेन एंगल थीटा पे। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द वर्टेक्सिस, आपके पास एक पॉइंट ओ है, ये वर्टेक्स से डी की दूरी पे, ये वर्टेक्स से डी की दूरी पे। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर हमने वायर को ऐसे बेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाला एंगल है θ/2, नीचे वाला एंगल है θ/2। तो सबसे पहले अगर हम इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई है ना, तो ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला है बच्चों म्यू नॉट I बाई 4πe sin φ1 प्लस sin φ2, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से वायर इनफाइनाइट है, तो ये वाला एंगल आपका 90 बन जाएगा। φ1 और φ2 एंगल्स आपको पता होनी चाहिए कौन से एंगल्स होते हैं। तो इस वायर का मैं, ये स्ट्रेट वायर है, इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये φ1 है, ये 90 है, ये φ2 है, ये आएगा, ये है ना θ/2, तो ये वाला एंगल होगा बच्चों 90 माइनस θ/2 के बराबर, है ना। अब डाल दीजिए वैल्यूज, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, इट इज म्यू नॉट I बाई 4πe, ए होती है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टोटल है डी, तो ये होगा d cos θ/2, बिकॉज ये एंगल है, तो d का यहां से cos कंपोनेंट आएगा, ये वाला साइन कंपोनेंट होगा, यानी a जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है d sin θ/2, इट इज d cos θ/2, सो इट इज d sin θ/2, तो a के बदले आएगा बच्चों d sin θ/2, राइट। तो φ1 के बदले क्या आएगा, φ1 के बदले 90 sin 90, φ2 के बदले बच्चों आएगा sin 90 माइनस θ/2, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आंसर आएगा म्यू नॉट I बाई 4π d sin θ/2, sin 90 बच्चों 1 हुआ, sin 90 माइनस थीटा हुआ cos थीटा, यानी cos θ/2। तो इसको और फर्दर हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इसको हम सिंपलीफाई कैसे करेंगे, तो बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस cos थीटा, अगर आपको पता है 1 प्लस cos थीटा हमारा होता है ट्वाइस cos स्क्वायर θ/2, दिस इज द फॉर्मूला। सो बट यहां पे क्या है, 1 प्लस cos θ/2 वो आएगा ट्वाइस cos स्क्वायर θ/4, यानी अगर आप ये वाली चीज लिखेंगे 1 प्लस cos θ/2 वो आएगा ट्वाइस cos स्क्वायर θ/4 के बराबर, यानी इसके बदले हम लिखेंगे ट्वाइस cos स्क्वायर θ/4। हमारे पास लेकिन और एक फॉर्मूला भी है, अगर आपको ये पता होगा, sin 2θ जो है दैट इज ट्वाइस sin θ cos θ, राइट। अब अगर होगा sin थीटा कितना होगा, ट्वाइस sin θ/2 cos θ/2, बट अगर होगा sin θ/2 तो sin θ/2 के बदले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ट्वाइस sin θ/4 cos θ/4, ठीक है। तो बस इसको यहीं पे सिंपलीफाई हम कर लेंगे, आंसर आएगा म्यू नॉट I बाई 4πd। बताइए sin θ/2 के बदले क्या लिखेंगे, sin थीटा के बदले by 2 के बदले ट्वाइस sin θ/4 cos θ/4, तो ये आएगा बच्चों ट्वाइस sin θ/4 cos θ/4। और बच्चों ये जो है 1 प्लस cos θ/2 वो फॉर्मूला है ऊपर, दैट इज ट्वाइस cos स्क्वायर θ/4। ये मुझे इसलिए लिखना पड़ा ताकि θ/4 आए, वो कैंसिल हो रहा है। तो यहां पे आंसर जो हमारा आएगा दैट इज म्यू नॉट I बाई 4πd। देखिए बच्चों, अगर हम देखेंगे cos θ/4 कैंसिल हो जाएगा a cos θ/4 के साथ, फिर cos θ/4 बाई sin θ/4 2 कैंसिल होगा, cos θ/4 बाई sin θ/4 आपका आया cot θ/4 के बराबर। सो ये आपको एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। तो नीचे वाली वायर में करंट फ्लो ऐसे हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ,
तो इसी तरह से बराबर जब आप ये वाली वायर लोगी, सेम सिचुएशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, तो इस वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर सेम टू सेम यही होगा, बिकॉज सिमेट्री है। तो ये वाली वायर का भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बाहर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ट्वाइस। सो जब आप बच्चों यहां इसको ट्वाइस कर लोगे, इसको ट्वाइस कर लोगे, सो ये बन जाएगा 2 1 जार 2 2 जार, सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी कॉट थीटा बाई 4, सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी कॉट थीटा बाई 4, ये वाला आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों यहां पे एक चीज बस मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 आता है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 के बराबर, ये याद रखना। असल में 1 प्लस कॉस थीटा इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 आएगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4। और दूसरी फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर, बट अगर यहां साइन थीटा होता, साइन थीटा आता ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बट अगर यहां थीटा बाई 2 होता, यहां हाफ हो जाता उसका, तो अगर यहां पे थीटा बाई 2 है, ये थीटा बाई 4 बन जाएगा, सेम जो यहां पे था, इट इज यहां पे था साइन थीटा बाई 2, आएगा साइन थीटा बाई 2, इट इज ट्वाइस साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4, फिर कैंसिलेशन होगी, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आता है। 32 ए सेल ऑफ EMFE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, आपके पास एक सेल है, इसका EMFE है, इट्स EMF इज E, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, हम यहां भी बना सकते हैं, सेल का EMFE है और बच्चों इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है। हम इसको अब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस NR, हम इसको एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बाहर एक रेजिस्टर है NR। हमसे क्वेश्चन पूछा है द रेशियो ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टू द EMF इज, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय EMF का रेशियो निकालना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इसी के अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस जो बच्चों वोल्टेज होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो VT होगा बराबर, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल में यूज कर रहा हूं। सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, बिकॉज ये सीरीज सर्किट है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा यही रेजिस्टेंस यानी NR डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस यानी NR प्लस R मल्टीप्लाई बाई EMF ऑफ द सेल। अगर आपने ये रूल पढ़ा हुआ होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी यही रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस इनटू EMFE। तो बच्चों यहां पे अगर हम देखेंगे RR कॉमन निकल के इस R के साथ कैंसिल होगा, तो RR गया, सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाई EMF जो होगा, EMF इधर ले आओ, ये आएगा बराबर बच्चों N बाई N प्लस 1 के। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का रेशियो जो हमारा है, इट इज N बाई N प्लस 1, ऑप्शन नंबर 3rd। The magnetic field due to a straight conductor solid cylinder of uniform cross section is, हम जानते हैं solid cylinder का magnetic field, सिलेंडर के अंदर जो magnetic field होता है that is simply mu naught I by 2 pi r square into r के बराबर आपने पढ़ा होगा, यानी inside magnetic field is directly proportional to r, है ना। और बाहर सॉलिड सिलेंडर के बाहर, सॉलिड सिलेंडर की अगर हम बाहर बात करेंगे, वहां मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r के बराबर। सो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो पहला ही ऑप्शन इसका सही आएगा। 34 इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू रजिस्टर 2 ओम इज, हमें बताना यहां कितनी करंट होगी। तो देखिए बच्चों, हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, फिर EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस होगी ना करंट जो हमें निकालनी है। सो हमें इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देख लीजिए यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक यूज हो रही है। तो अगर हम देखेंगे पहले ये 5 रेजिस्टर्स, सो देखिए ब्रिज बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अगर हम देखेंगे 1/2 दैट इज 1/2, इसी तरह से 2/4 इज 1/2, तो ये वाला ब्रिज बैलेंस हो गया, ये वाला रेजिस्टर खत्म हुआ। अब ये दो सीरीज में आएंगे, ये दो सीरीज में आएंगे। सो 2 और 1 प्लस बच्चों जो है वो 3 हुआ, 2 और 4 जो हमारा है ये 6 हुआ। सो 6 और 3 अब पैरेलल में आ गई, 6 और 3 पैरेलल में 2 होता है। ठीक है, यानी ये सारी रेजिस्टेंस जो है, इस सारे के बदले एक ही रेजिस्टर है जो कि 2 ओम है, राइट। अब देख लीजिए, इसको अब भूल जाए, यहां पे अब एक ही रेजिस्टर है। अब यहां फिर से ब्रिज बन रहा है। अगर हम देखेंगे 2/4 दैट इज 1/2, 6/12 दैट इज अगेन 1/2, तो अब इसके लिए और इसके लिए ये ब्रिज बन गया 2/2, 2/4, 6/12, ब्रिज बैलेंस है, बीच वाला रजिस्टर खत्म हो गया। सो अब ये खत्म हो गया। अब ये दो सीरीज में आएंगे, ये दो सीरीज में आएंगे। सो बच्चों ये 2 और 4 कितना हुआ 6, ठीक है। सो ये वाली रेजिस्टेंस है टोटल 6, तो ये 6 और इसी तरह से ये 18 है। 18 और 6 पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट बाई सम 18 × 6 डिवाइड बाई 18 + 6,
तो आंसर आएगा 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 24। सो 6 1 जार 6 4 जार, क्या ये 9/2 आया? यस सर, ये 9/2 आया। तो इस पूरे की रेजिस्टेंस 9/2 आई। अब वो 9/2 और 2 सीरीज में है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारी आएगी दैट इज 9/2 प्लस 2, यानी 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यानी 13/2। 13/2 हुआ 6.5 ओम, राइट? यानी इस पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस है 6.5 ओम। अब आप ही बताइए बैटरी में से कितनी करंट बाहर आएगी? बैटरी में से कितनी करंट आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 6.5। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? 6.5। सो 6.5 बाई 6.5 जो है 1 एम्पियर के बराबर आएगा। ये एक बार जेईई एडवांस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। 3 बार यहां पे ब्रिज बैलेंस हो गया, 3 टाइम्स, 3 बार। पहले ये वाला ब्रिज बैलेंस हुआ, बीच वाला रजिस्टर गया, ये दो सीरीज वो आपस में पैरेलल, वो बन गया 2। फिर से और एक बार ब्रिज बैलेंस हो गया। अगर हम देखेंगे ये बाई ये बराबर है, तो ये ब्रिज बैलेंस है। फिर ये दो सीरीज वो आपस में पैरेलल, फिर वो इसके साथ सीरीज, फिर करंट आएगी EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सो इट इज फाइनल आंसर इज 1 एम्पियर। VI graph for parallel and series combination of two identical resistors is shown, which graph represents the parallel combination। देखिए बच्चों, हमें बताना है 2 रेजिस्टर्स का सीरीज इक्विवेलेंट भी है और पैरेलल इक्विवेलेंट भी है। इनमें से कौन सा ग्राफ पैरेलल इक्विवेलेंट है? तो अगर हम देखेंगे ये वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये वाले ग्राफ का स्लोप कम है तो इसकी रेजिस्टेंस कम ही होगी, है ना? बिकॉज VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है तो एक ही रेजिस्टेंस कम है, और हम जानते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सो पैरेलल इक्विवेलेंट फिर यही होगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ो, रेजिस्टेंस कम होगी। 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ो, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो दोनों में से इसका स्लोप कम है, यानी रेजिस्टेंस कम है, यानी यही पैरेलल इक्विवेलेंट होगा। सो ए आएगा इसका सही आंसर। फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई? हमें बताना करंट आई का वैल्यू क्या होगा। देखिए बच्चों, यहां से अगर हम देखेंगे यहां करंट जा रही है 1 एम्पियर, यहां आ रही है 3 एम्पियर, यहां से कुछ होगा, हमें उसके साथ कुछ लेना देना फिलहाल है नहीं। हमें बताना यहां से कितनी जाएगी। तो बच्चों यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 3 में से 2 गया इधर, बचा कितना? बचा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बचा यहां से, ठीक है? दिस इज 1 एम्पियर। तो यहां से 1 आ रहा है, यहां से 5 आ रहा है। सो 5 और 1 हुआ 6, यानी यहां से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है? 6 एम्पियर आ रहा है। अब यहां से 1 आ रहा है, यहां से 4 आ रहा है, 4 और 1 हुआ 5, यानी यहां से 5 एम्पियर करंट आ रहा है। सो बच्चों 5 और 6 हुआ 11, तो यहां से 11 जा रहा है, यहां से इनका सम होगा, यहां से 11 जाएगा, 11 एम्पियर जाएगा, ठीक है? 11 में से 3 गया, यहां बचा कितना? 8, तो ये वाली करंट जो है वो 8 एम्पियर होगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इट इज द करेक्ट आंसर टू दिस वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर इज, आपको बताना ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। हम सिंपली KVL यूज करेंगे ए से बी तक। तो बच्चों पहले क्या आएगा? VA, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज VA। उसके बाद हम यहां जा रहे हैं, देखो मैं भी यहां जा रहा हूं, करंट भी यहीं जा रहे, तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी -R इंटू आई। सो 6 इंटू 2 इज 12। उसके बाद हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लेना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस EMF नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी -12, राइट? उसके बाद मैं ऐसे ही चल रहा हूं, करंट भी ऐसे ही चल रही है, तो फिर से वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी -R इंटू आई। सो 9 इंटू 2 इज 18, करंट तो यही जा रही है, यानी 18। उसके बाद फिर से हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो माइनस लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी -4, ठीक है? बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो माइनस। उसके बाद मैं यहां से जा रहा हूं, करंट भी ऐसे ही जा रही है, फिर से वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी -5 इंटू 2, -5 इंटू 2, 5 इंटू 2 सिंपली 10 हो गया। तो ये बच्चों आया VB का पोटेंशियल, ठीक है? बस अब इनको ऐड करते जाना है। सो इट इज VA, 12 हुआ 24, 24 और 10 हुआ 34, 18 और 34, ठीक है? नहीं, हम गलत कर रहे हैं, तो फिर से एक बार अगर हम देखेंगे, इट इज VA -6 इंटू 2 इज 12, फिर आएगा -12, फिर आएगा बच्चों -18, फिर आएगा -4, उसके बाद आएगा -10। अब हम इनको ऐड करते जाएंगे तो बनेगा 12 हुआ 24, हाँ हमने थोड़ी सी गलती की, 12 हुआ 24, 12, 18 और 10 ऐड करना है, राइट? और 4 भी ऐड करना है, 4 भी है ना। सो 4 + 2 इज 6, 6 + 2 इज 8, 8 हुआ 16,
तो एक कैरी आया 1 2 3 4 5 56। सो VA माइनस 56 आएगा बच्चों VB के बराबर। सो व्हाट इज VA माइनस VB, हमें वही निकालना था, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, दैट इज 56 वोल्ट। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 38. In a meter bridge experiment, resistors are connected as shown. The balancing length is 55 centimeter. Question कह रहा है कि ये मीटर ब्रिज है, पहली बार बैलेंसिंग लेंथ है 55 सेंटीमीटर, यानी जब यहां P है यहां Q है, बैलेंसिंग लेंथ है 55 सेंटीमीटर। तो पहली इक्वेशन अगर हम लिखेंगे P बाई Q इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L, आपने पढ़ा होगा जब ब्रिज बैलेंस होता है P बाई Q इज L बाई 100 माइनस L के बराबर। तो बच्चों P कितना है, P है 3 ओम, Q हमें पता है नहीं, बैलेंसिंग लेंथ दी गई है 55 सेंटीमीटर, तो 55 100 माइनस 55 आएगा 45 के बराबर। ये पहली इक्वेशन आपके सामने आ गई। उसके बाद नाउ एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन सीरीज विद P। अब P को सीरीज में और एक रेजिस्टेंस X लगाया जा रहा है और नई बैलेंसिंग लेंथ है 75 सेंटीमीटर। अब फिर से करेंगे, अब की बार 3 नहीं है, 3 प्लस एक्स है, बिकॉज इसको हमने सीरीज में X जोड़ दिया। तो नई इक्वेशन बच्चों आएगी 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई Q, तो Q ही है, लेकिन बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी, L अभी 75 है तो L के बदले आएगा बच्चों 75 डिवाइड बाई 100 माइनस 75 दैट इज 25। क्वेश्चन पूछ रहा है यही X का वैल्यू निकालो, तो हम इनको डिवाइड कर लेंगे। अगर हम इन दो को डिवाइड करेंगे क्यों कटेगा, मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं, तो बच्चों ये बनेगा 3 प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 75 बाई 25, डिवाइड करना 55 बाई 45, 45 बच्चों ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 55, राइट। तो अगर हम कैंसिलेशन करेंगे 25 1 जार, 25 3 जार, उसके बाद 5 9 जार 45, 5 11 जार, तो ये बन जाएगा बच्चों 11 3 जार 33 प्लस 11x, और ये बन जाएगा 9 3 जार 27, 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 81 होता है, ठीक है। तो 11x का वैल्यू जो हमारा आएगा इट इज 81 माइनस 33, तो 11x का वैल्यू आएगा 11 माइनस 3 इज 8, 7 माइनस 3 इज 4, 48, तो x का वैल्यू आया 48 बाई 11। सो वैल्यू ऑफ x जो यहां पे आपने रेजिस्टेंस लगाई थी दैट इज 48 बाई 11, ऑप्शन नंबर 3। A galvanometer has resistance of 50 ohm and it allows a maximum current 5 milliampere, यानी IG जो है full scale deflection current that is given as 5 milliampere. It can be galvanometer की resistance दी गई है 50 ohm के बराबर। It can be converted into voltmeter to measure up to 100 volt, यानी हमें इसका वोल्टमीटर बनाना है जो जिसका रेंज 100 वोल्ट है। तो हमें बताना है कि सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कन्वर्जन ऑफ वोल्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस हमें लगानी पड़ती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू V बाय IG माइनस G, राइट। सो व्हाट इज द रेंज, वो रेंज क्या है, रेंज क्या है 100 वोल्ट, सो V के बदले V रेंज होता है इट इज 100 वोल्ट। IG बच्चों फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, इसका वैल्यू है 5 मिली एम्पियर, यानी 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 माइनस गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस दैट इज सिंपली 50, राइट। तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 5 1 जार 5 20 जार, है ना। तो ये बन जाएगा 20 और 3 जीरोस ऊपर गए तो 20,000 बन गया, 20,000 माइनस 50, तो ये सिंपली आएगा 19,950, यानी 19,950 के बराबर आएगा, यानी पहला ये ऑप्शन सही है। दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 40, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज दिस, इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है ये, हमें बताना है अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम लिखते हैं ना फोर्स जो हमारा होता है इट इज क्यू वी क्रॉस बी, तो एक बात कभी भूलना नहीं कि फोर्स जो है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, यानी जब एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा, है ना। एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा, तो इन दो को डॉट कर लो, वो 0 के बराबर रख लो। तो डॉट कैसे होता है, 4 को I वाले को I वाले के साथ, J वाले को J वाले के साथ, तो बच्चों ये बन जाएगा 4 इंटू एल्फा 4 एल्फा हो गया, इसको इसके साथ डॉट कर लो, ये बन जाएगा माइनस 8 इंटू 16, यानी 16 इंटू 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रखना और कुछ भी नहीं। तो इनको डॉट होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 एल्फा का वैल्यू बच्चों आया 16 इंटू 8 के बराबर। सो 4 1 जार 4 4 जार 16, एल्फा का वैल्यू जो हमारा आया वो 32 आया, यानी पहला ही ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है, वैल्यू ऑफ एल्फा इज 32।
A wire carrying a current I is tied between the points P and Q. आपके पास एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, हमने उस वायर को ऐसे रखा, P और Q के बीच में ऐसे बंद रखा है, ऐसे बंद रखा है इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर आर्च ऑफ रेडियस आर। इस आर्च, ये आर्क जो बन रहे हैं इसका रेडियस आर है। ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड बी डाला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एज शोन। हमारे पास एक आर्क थी, हमने इसको बेंड किया और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, ठीक है। इफ द वायर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 थीटा, ये वायर जो है ये सबटेंड कर रहे हैं टोटल एंगल 2 थीटा। अगर ये थीटा नॉट है, ये भी बच्चों थीटा नॉट हो गया, तो टोटल एंगल हो गया ट्वाइस थीटा नॉट। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल देन टेंशन इन द वायर इज, हमें बताना इस वायर जो है, ये वायर जो इसमें टेंशन कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लॉजिकली देखें, अगर मैं इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा, छोटा सा टुकड़ा अगर हम लेंगे, ऐसे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इसकी लेंथ बच्चों मैंने dr रखी, ठीक है। तो इस छोटे से टुकड़े की अगर हम बात करेंगे, मान लो बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है, आधा एंगल सबटेंड हो रहा है डी थीटा, सपोज डी थीटा, तो ये वाला आधा एंगल भी डी थीटा होगा, तो टोटल एंगल हुआ ट्वाइस डी थीटा। मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, कितनी फ्लो हो रही है आई। तो अगर हम देखेंगे ये वाली वायर, चूंकि ये स्ट्रेट, ये बहुत छोटी लेंथ है, स्ट्रेट वायर है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो ILB लगेगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वाली वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स लगेगा बच्चों ILB, लेकिन लेंथ कितनी है DL, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, एंगल 90 है, बिकॉज करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एंगल 90 होगा, ठीक है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी, यानी इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बच्चों ऊपर लगेगा, ठीक है, कितना IDL इंटू B। अब अगर हम देखेंगे ये वाली वायर में जो टेंशन होगा अलोंग द वायर, इधर से टेंशन होगा, यहां इधर से भी टेंशन होगा, राइट। तो अगर हम बच्चों इसको अच्छे से देख लेंगे, अगर ये एंगल है ना डी थीटा, तो ये एंगल भी डी थीटा होगा। सर ऐसा क्यों, देख लो, ये लाइन का नॉर्मल ये है और ये लाइन का नॉर्मल ये टेंशन है, दो लाइन्स के बीच में जो एंगल होगा डी थीटा, वही दो नॉर्मल्स के बीच में भी होगा, तो ये वाला एंगल भी आपका डी थीटा ही हो गया, ठीक है। सो टेंशन ऊपर वाली लाइन के साथ डी थीटा एंगल बना रहा है, सेम इज द केस हियर, टेंशन ऊपर वाली लाइन के साथ डी थीटा एंगल बना रहा होगा। अब अगर हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, टेंशन के दो कंपोनेंट्स आएंगे, राइट, टेंशन के बच्चों दो कंपोनेंट्स आएंगे, इधर आएगा टी कॉस डी थीटा और इधर आएगा टी साइन डी थीटा। सेम इज द केस हियर, इधर आएगा टी कॉस डी थीटा, इधर आएगा टी साइन डी थीटा। कोई कंफ्यूजन? अब देख लीजिए, चूंकि ये वायर एक ही साइड बंद है तो ऊपर नेट फोर्स हो 0 होगा, ये बंद है वायर, सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स ये वाला है आई डी एल इंटू बी, डाउनवर्ड फोर्स में दो आ रहे हैं, टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा, तो ये बन जाएगा बच्चों ट्वाइस टी साइन डी थीटा के बराबर, ठीक है। अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द टू कंपोनेंट्स ऑफ द टेंशन हियर। तो बच्चों यहां पे जो अब आएगा इट इज डी एल इंटू बी। अब यहां पे अगर हम देखेंगे ये आएगा आई डी एल इंटू बी, तो ये बन गया 2t। अगर हम स्मॉल एंगल्स लेंगे, चूंकि एंगल स्मॉल है, साइन थीटा के बदले थीटा लिखा जाएगा, सो बच्चों ये जो है डी थीटा हमारा यहां पे आ गया। अब ये चीज जो है आई, अब ये डी एल जो है ये लेंथ होगा ना रेडियस इंटू एंगल के बराबर। ये लेंथ जो है इट इज रेडियस इंटू एंगल, तो रेडियस आर है, एंगल है ट्वाइस डी थीटा, है ना। ये आर्क ऐसे है, बीच में टोटल एंगल सबटेंड है ट्वाइस डी थीटा। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क एल है, रेडियस आर है, तो ये एल होगा ना बराबर आर इंटू ट्वाइस डी थीटा। तो डी एल के बदले, इस लेंथ के बदले आएगा आर इंटू ट्वाइस डी थीटा, और साथ में बी आएगा इट इज 2t इंटू डी थीटा के बराबर। तो बच्चों डी थीटा गया, 2 कैंसिल हुआ, टेंशन आएगा आई आर बी के बराबर, यानी टेंशन जो है दैट इज सिंपली आई आर बी। तो पहला ही ऑप्शन अगर हम देखेंगे वो हो आई आर बी, यानी पता चला कि टेंशन जो है वो एंगल पे यहां पे डिपेंड नहीं करेगा, टेंशन सिंपली आएगा आई आर बी के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है। द वोल्ट मीटर रीड्स 40 वोल्ट अक्रॉस 60 ओम रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज। ये वोल्ट मीटर जो है ये रीड कर रहा है कितना, 40 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस रीड कर रहा है 40 वोल्ट। हमें बताना है इस वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो लॉजिक सी बात है, अगर बात समझिए आप, मान के चलो ये 60 ओम है, ये कुछ रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर की कुछ रेजिस्टेंस है, मान के चलो आर है। तो अगर हम ये टोटल लेंगे, लेट अस सपोज इस टोटल ये वाली पूरी जो रेजिस्टेंस है ये मैं एक्स रख रहा हूं, कितना रख रहे हैं एक्स। अब ये सीरीज सर्किट बन गया, देख लीजिए 80 वोल्ट, यहां पे है 20 वोल्ट, और यहां पे ये जो है सॉरी इट इज 20 ओम, ये आपका 80 वोल्ट है, और ये एक्स ओम इस ये रेजिस्टेंस।
तो यू चूंकि सीरीज सर्किट है, अगर मैं आपसे पूछूंगा इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। सो इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा x, यही रेजिस्टेंस, डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस यानी 20 प्लस x इनटू एक्सटर्नल वोल्टेज दैट इज 80। ये मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूं, यही रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस इनटू एक्सटर्नल वोल्टेज 80। लेकिन ये वाला वोल्टेज दिया गया है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 40 वोल्ट के बराबर, यानी V 40 वोल्ट है। तो बच्चों 40 आएगा बराबर x बाई 20 प्लस x इंटू 80 के बराबर। तो 0 0 गया, 4 1 जार 4 2 जार 8, इसको यहाँ ले जाओ, ये बन जाएगा बच्चों 20 प्लस x आएगा 2x के बराबर। तो x इधर ले जाओ, तो x का वैल्यू जो हमारा आया वो 20 आ गया, राइट। यानी मुझे इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस मिल गई। अब अगर पूरे ब्रांच की रेजिस्टेंस मुझे मिल गई तो पूरे ब्रांच की रेजिस्टेंस, चूंकि ये पैरेलल, मुझे ये R निकालना है, मुझे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस निकालनी है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट बाई सम, यानी 60 इंटू R डिवाइड बाई 60 प्लस R, प्रोडक्ट बाई सम, ये दो पैरेलल में है। और यही टोटल रेजिस्टेंस X मुझे किसके बराबर आया, 20 के बराबर आ गया। तो बच्चों व्हाट इज द आंसर नाउ, इट इज 60 इंटू R इज इक्वल टू 1200 प्लस 20R। तो ये इधर ले जाओ, 60R माइनस 20R बच्चों 40R आया। सो 40R आया 1200 के बराबर, 0 0 गया, R का वैल्यू आया 30 ओम, यानी 30 ओम जो है वो रेजिस्टेंस होगी इस वोल्ट मीटर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन कह रहा था कि ये वोल्ट मीटर जो है ये रीड कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, 40 वोल्ट। तो हमें बताना वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हमने पहले इनको कंबाइन कर लिया, मैंने x रखी ये पूरी रेजिस्टेंस, फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया, बिकॉज इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस पूरे के अक्रॉस भी होगा। सो यही पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा यही रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम इनटू एक्सटर्नल वोल्टेज 80। तो ये वोल्टेज लेकिन मुझे दिया गया है 40, तो यहां से मैंने x का वैल्यू निकाला, फिर x होगा प्रोडक्ट बाई सम के बराबर, उसको सॉल्व किया, r का वैल्यू हमारा 30 आया। सो क्वेश्चन नंबर 43, 3 electric bulbs of 200 watt and 400 watt are connected as shown in the figure। हमें बताना रिजल्टेंट पावर क्या होगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए जब बल्ब्स पैरेलल में होते हैं तो इनका पावर एडिशन के बराबर होगा, यानी 200 प्लस 200 बच्चों 400 आया, राइट। और इसी तरह से अब ये 400 और 400 सीरीज में है, जब बल्ब सीरीज में होते हैं तो टोटल पावर जो हमारा होता है वो होता है प्रोडक्ट बाई सम, यानी P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। सीरीज में पावर्स का रेसिप्रोकल एडिशन होता है, पैरेलल में पावर्स का सिंपल एडिशन होता है। तो बच्चों इनका पहले सिंपल एडिशन होगा पैरेलल में, ये 400 बनेगा, अब इन दो का होगा प्रोडक्ट बाई सम। तो बच्चों जब आप करोगे 400 इंटू 400 डिवाइड बाई 400 प्लस 400 बच्चों 800 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली अब देखेंगे ये आपका 800 आ जाएगा, बिकॉज ये हो गया 16, अगर हम मल्टी या सिंपली कैंसिलेशन कर लो 4 1 जार 4 2 जार, तो आपका आंसर जो हमारा आया ये 200 आ गया, ठीक है। सो नेट पावर जो है वो 200 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपली पहले 200 200 400 हो गया, फिर 400 400 सीरीज में 200 हो गया। जब बल्ब्स की वोल्टेज रेटिंग ना दी गई हो, वोल्टेज रेटिंग दी नहीं है, तो समझना कि इनकी वोल्टेज रेटिंग सेम है और सप्लाई वोल्टेज भी वही है। 44 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई कैन से। क्वेश्चन ये है, इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स व्हेन स्विच एस इज क्लोज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स बिलो। क्वेश्चन कह रहा है कि हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं, देख लीजिए बच्चों स्विच को क्लोज किया जा रहा है, मैंने इसको क्लोज करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले ये वाली करंट है I1, ये है I2। क्वेश्चन कह रहा है करंट I1 को क्या होगा। लॉजिक सी बात है, I1 मींस बैटरी से जो करंट निकलती है। लॉजिक सी बात है, जब हम इसको स्विच ऑन कर लेंगे ये दो पैरेलल में आएंगे और पैरेलल में रेजिस्टर लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी जो ही मैंने स्विच क्लोज किया ये दो पैरेलल में आएंगे, टोटल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस सर्किट की कम होगी तो बैटरी में से करंट निकलेगी ज्यादा, यानी I1 जो है वो इंक्रीज होगा। तो पहला काम तो हो गया बच्चों, I1 इंक्रीज हो गया, राइट। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि I2 को क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन I2, यानी ये वाली करंट को क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब I1 बढ़ गया, ये वाली करंट बढ़ गई, तो ये वाली करंट बढ़ गई, यानी यहां वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया होगा। जब करंट बढ़ी, ये करंट यहां से भी बढ़ी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, यानी यहां ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। बैटरी तो उतनी ही है, अगर ये बैटरी 2 वोल्ट की है,
अगर ये बैटरी 2 वोल्ट की है तो अभी तक कुछ ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस में हो रहा था, अब करंट बढ़ने के कारण वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। जब यहां वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा ऑब्वियसली ये वोल्टेज कम हो जाएगी, बिकॉज एक्सटर्नल वोल्टेज तो उतनी ही है, यानी ये वाली वोल्टेज बढ़ गई। यानी अगर हम देखेंगे ये वाली वोल्टेज ए और बी के बीच में वोल्टेज हो गई कम। अब जब वोल्टेज कम हो गई, इसमें करंट जो है, करंट होता है ना V बाय आर है कि नहीं। अब जब वोल्टेज जो है वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम होने के कारण रेजिस्टेंस तो वही है यहां, तो सीधी सी बात है करंट भी कम होगी, यानी बच्चों I2 का वैल्यू जो है वो कम हो गया, I2 का वैल्यू कम हो गया। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी के अक्रॉस क्या हो गया, अभी मैं पढ़ा रहा था, यही चीज बता रहा था कि जब ये स्विच ऑन हो गया ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होगी, बैटरी में से ज्यादा करंट निकली, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ होगा, यानी ए और बी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम हो गया। अच्छा, लास्ट चीज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होगा, सीधी सी बात है सी और डी, अगर हम ए और बी लेंगे और सी और डी लेंगे, ये आपस में पैरेलल पॉइंट्स है ना, सो ए और बी के बीच में अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ होगा तो सी और डी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ होगा, बिकॉज ये पैरेलल में है। सो दैट मींस सी और डी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो गया होगा, यानी इंक्रीज डिक्रीज, यानी I1 इंक्रीज होगा और ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी ए का P आया, बी का Q, सी का Q, डी का Q, तीनों का Q आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का सही जवाब आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। सम इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई इन अ रूम। ठीक है, एक रूम में कुछ इलेक्ट्रिकल बल्ब्स है, 220 वोल्ट सप्लाई है। इफ वन ऑफ द बल्ब्स इज फ्यूज, इन सारे बल्ब्स में 5 बल्ब्स में एक बल्ब फ्यूज हो गया। ठीक है, सम कुछ है, एक बल्ब फ्यूज हो गया। द रिमेनिंग बल्ब्स आर कनेक्टेड अगेन इन सीरीज, हम उनको वापस सीरीज में जोड़ रहे हैं। जो फ्यूज वाला बल्ब था उसको हम रिमूव कर रहे हैं, अब बाकियों को हम सीरीज में वापस जोड़ रहे हैं। हमें बताना रूम का इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, सीरीज में जितने भी आप बल्ब्स घटाते जाएंगे रूम का इल्यूमिनेशन जो है वो बढ़ जाता है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यानी रूम का इल्यूमिनेशन जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सीरीज में ज़्यादा बल्ब्स मत लगाओ, रूम का इल्यूमिनेशन कम होगा। सीरीज में जितने बल्ब्स कम होगी रूम का इल्यूमिनेशन उतना ज़्यादा होगा। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज डिस्कशन। तो बच्चों मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।